Namaste, welcome to the UPSC podcast channel. Today, in our series of Certificate Physical and Human Geography by G.C. Leong, we will discuss Chapter 12, The Oceans. आमतौर पर जब हम दुनिया के बारे में सोचते हैं तो ज़मीन, देश, शहर ये सब दिमाग में आते हैं। लेकिन G.C. लियोंग का ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि हम एक ओशन प्लैनेट पर रहते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हमारी धरती का 70% से ज्यादा हिस्सा मतलब लगभग 140 मिलियन स्क्वायर माइल्स तो समंदर ही है। ये सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा ढेर नहीं है, इसके नीचे तो एक पूरी दुनिया छिपी हुई है। बिल्कुल, जिसका पोटेंशियल हम शायद अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। सही बात है। हम ओशंस को अक्सर बस एक वन डायमेंशनल रिसोर्स की तरह देखते हैं, जैसे कि मछली के लिए। हाँ, कि यहाँ से मछली मिलती है, नमक मिलता है, लेकिन इसकी कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आज हम टाइड से पावर जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे ओशनोग्राफी कहते हैं। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। ये ओशनोग्राफी यानी समंदर की पढ़ाई, ये कोई नई चीज है या हम हमेशा से समंदर की गहराइयों को नापते आ रहे हैं? आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। इसकी जो फॉर्मल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है वो दरअसल बहुत पुरानी नहीं है। अच्छा, इसकी नींव रखी थी ब्रिटिश एक्सपीडिशन ऑफ द चैलेंजर ने, जो 1873 से 1876 तक चली। 1873? जी, और इसे दुनिया की पहली सक्सेसफुल वर्ल्ड वाइड डीप सी एक्सपीडिशन माना जाता है। इससे पहले तो हमारी जानकारी किस्से कहानियों से ज्यादा नहीं थी। एक मिनट, 1873 मतलब ठीक से देखा जाए तो सिर्फ 150 साल पहले ही हमने समंदर की गहराइयों को साइंटिफिकली एक्सप्लोर करना शुरू किया है। ये तो काफी रीसेंट है। बहुत रीसेंट है, और इतने कम समय में हम बहुत आगे आ गए हैं। आज ओशनोग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बन चुका है। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस पर रिसर्च कर रही हैं। इनमें सबसे फेमस रिसर्च सेंटर है कोपेनहेगन में, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी। एक इंटरनेशनल बॉडी की जरूरत क्यों पड़ती है? कोई एक देश जैसे अमेरिका या चाइना ये अकेले नहीं कर सकता क्या? यही तो इसका सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। देखिए, ओशन एक्सप्लोरेशन एक बहुत ही महंगा और कॉम्प्लेक्स मामला है। अच्छा। आप सोचिए, आपको समंदर के बीच में स्पेशल रिसर्च शिप्स को पूरे साइंटिफिक इक्विपमेंट और क्रू के साथ महीनों तक मेंटेन करना पड़ता है। सही बात है। ये किसी एक यूनिवर्सिटी या छोटी ऑर्गेनाइजेशन के बजट के बाहर है। इसीलिए लार्ज स्केल रिसर्च के लिए इंटरनेशनल बॉडीज ही बेस्ट हैं, जहां रिसोर्सेज और डेटा शेयर किए जा सकें। लेकिन क्या इस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में पॉलिटिक्स नहीं आती? क्या देश अपना डेटा, खासकर मिलिट्री सिग्निफिकेंस वाला डेटा, आसानी से शेयर करते हैं? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। बिल्कुल, पॉलिटिक्स एक फैक्टर है। कोल्ड वॉर के दौरान बहुत सारी ओशनोग्राफिक रिसर्च मिलिट्री पर्पसेस से ही की गई थी। सबमरीन वॉरफेयर के लिए? हाँ, सबमरीन्स के लिए समंदर के फ्लोर को मैप करना। आज भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स और सीबेड माइनिंग राइट्स को लेकर देशों में तनाव रहता है। समझ गए। मतलब ये एक जरूरी टीम एफर्ट तो है, लेकिन इसमें अपने चैलेंजेस भी हैं। तो चलिए इन ओशनोग्राफर्स के काम पर आते हैं। ये लोग पता कैसे लगाते हैं कि समंदर के नीचे क्या है? इनके टूल्स क्या हैं? What's fascinating here is the evolution of technology. पहले एको साउंडिंग टेक्निक्स यूज होती थी। एको साउंडिंग? इसमें जहाज से एक साउंड वेव नीचे भेजी जाती थी और उसके वापस लौटने का टाइम नोट करके गहराई का अंदाजा लगाया जाता था। पर ये एक सिंगल पॉइंट डेटा था। एक सिंगल पॉइंट मतलब आपको पूरा मैप बनाने के लिए लाखों बार ये करना पड़ेगा। काफी इनएफिशिएंट लगता है। एग्जैक्टली। और अब इसकी जगह ले ली है रेडार साउंडिंग और इलेक्ट्रिकल एको डिवाइसेस ने। अच्छा। इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। पुराना एको साउंडिंग एक डॉक्टर के स्टेथोस्कोप जैसा था, जो एक ही जगह की आवाज सुनता है। नया रेडार साउंडिंग एक मेडिकल सीटी स्कैन की तरह है। ये मल्टीपल सिग्नल्स का इस्तेमाल करके समंदर के फ्लोर की एक पूरी 3D इमेज बना देता है। अरे वाह, तो एक तरह से ये समंदर का सीटी स्कैन हो गया। बिल्कुल। इससे हमें सिर्फ गहराई नहीं, बल्कि समंदर के नीचे के पूरे पहाड़ों, घाटियों और मैदानों का एक डिटेल नक्शा मिल जाता है। Here's where it gets really interesting. मतलब हमने पूरे समंदर के नीचे का गूगल मैप्स बना लिया है, लेकिन सिर्फ मैप बनाना ही तो काफी नहीं होगा। उस गहराई में असल में है क्या, ये कैसे पता चलता है? उसके लिए कई तरीके हैं। एक तो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ट्रेन फ्रॉगमैन या डाइवर्स वो मॉडर्न ब्रीदिंग एपरेटस के साथ नीचे जाकर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। पर उनकी एक लिमिट होगी गहराई की। जैसे डीप सी कोर सैंपल्स। इसमें हम एक डिवाइस जिसे पिस्टन कोरर कहते हैं
उसे समंदर के फ्लोर में जबरदस्ती धंसाते हैं। अच्छा। जब वो वापस ऊपर आता है तो उसके अंदर फ्लोर की मिट्टी की एक लंबी सिलिंड्रिकल सैंपल आ जाती है। ये समंदर के टाइम कैप्सूल्स की तरह हैं। टाइम कैप्सूल्स? वो कैसे? इन सैंपल्स में ओशियानिक डिपॉजिट्स की लेयर्स होती हैं, जैसे अलग अलग तरह के ऊजेस, मड्स और क्लेज। और ये ऊजेस बड़ी दिलचस्प चीज़ हैं। क्या होते हैं ये? ये समंदर में रहने वाले उन करोड़ों छोटे छोटे जीवों के स्केलेटन्स हैं जो मरने के बाद समंदर की सतह पर जम जाते हैं। अच्छा। इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन को स्टडी करके साइंटिस्ट लाखों साल पहले के अर्थ का क्लाइमेट, उस वक्त के CO2 लेवल्स और यहाँ तक कि मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स का भी पता लगा सकते हैं। हर सैंपल एक इतिहास का पन्ना है। कमाल है, मतलब समंदर की मिट्टी में धरती का इतिहास लिखा हुआ है। और पानी के बारे में कैसे पता लगाते हैं? अलग अलग गहराई पर टेम्परेचर या प्रेशर? उसके लिए हम ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। थर्मोमीटर्स, प्रेशर गेजेस और दूसरे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेशनरी वेसल्स मतलब रुके हुए जहाज़ों से किसी भी डेप्थ तक नीचे भेजा जाता है। और वो डेटा ऊपर भेजते रहते हैं? जी, कई मॉडर्न रिसर्च शिप्स पर तो पूरी लेबोरेटरी फैसिलिटीज भी होती हैं ताकि डेटा को ऑन द स्पॉट प्रोसेस किया जा सके। एक तरह से समंदर के बीच में एक फ्लोटिंग साइंस लैब। फ्लोटिंग साइंस लैब, ये सुनने में ही कितना एक्साइटिंग लगता है। एक आखिरी सवाल इस पर, समंदर के करंट्स यानी उसके बहाव को कैसे ट्रैक करते हैं? उसके लिए भी 2-3 टेक्निक्स हैं। एक तो हाईटेक तरीका है जिसमें हम करंट मीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें प्रोपेयर्स या वेन्स लगे होते हैं जो पानी के बहाव से घूमते हैं और उसकी स्पीड और डायरेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। और दूसरा तरीका हाईटेक नहीं बल्कि बहुत ही सिंपल और ब्रिलियंट है। वो क्या है? इसमें सील्ड बॉटल्स या दूसरी तैरने वाली चीजें जिन पर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, उन्हें बड़ी संख्या में समुद्र में छोड़ दिया जाता है। एक मिनट, सील्ड बॉटल्स मतलब हम 21वीं सेंचुरी में भी मैसेज इन अ बॉटल वाली टेक्निक यूज कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, और ये कमाल की टेक्निक है। कैसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं इन पर? इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कि जिसे भी ये बॉटल मिले वो इसके मिलने का टाइम और प्लेस एक दिए गए एड्रेस पर रिपोर्ट करें। जब दुनिया भर से ये डेटा वापस आता है तो साइंटिस्ट्स इन हजारों डेटा पॉइंट्स को जोड़कर करंट्स का एक बड़ा मैप तैयार करते हैं। अरे वाह! इमेजिन गोवा के बीच पर घूमते हुए आपको ऐसी बॉटल मिले। बिल्कुल। एक बड़ा फेमस किस्सा है एक ड्रिफ्ट बॉटल का, जिसे कनाडा के पास छोड़ा गया था और वो 20 साल बाद आइलैंड के बीच पर मिली। 20 साल बाद? हाँ, उस एक बॉटल ने साइंटिस्ट को नॉर्थ अटलांटिक करंट के लॉन्ग टर्म पैटर्न के बारे में इतना कुछ सिखा दिया जो शायद महंगे इंस्ट्रूमेंट्स भी ना बता पाते। सही बात है, कभी-कभी सबसे सिंपल आइडियाज ही सबसे पावरफुल होते हैं। तो इन सारे टूल्स से हमने जो समुंदर के नीचे की दुनिया देखी है वो आखिर दिखती कैसी है? बिल्कुल वैसी नहीं जैसा हम सोचते थे कि वो एक फ्लैट कीचड़ भरा मैदान होगा। समुद्र का फ्लोर जमीन से भी ज्यादा ड्रामेटिक और वेरिड है। अच्छा। मोटे तौर पर हम इसे 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये कॉन्टिनेंट का ही डूबा हुआ किनारा है, मतलब महाद्वीप का ही एक हिस्सा। जी। ये ज्यादातर समुद्र के टोटल एरिया का सिर्फ 7-8% है, लेकिन इंसानों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसकी गहराई कम होती है, लगभग 600 फीट तक। यहाँ तक सूरज की रोशनी पहुंचती है, इसलिए यहाँ प्लैंकटन बहुत होते हैं जो मछलियों का खाना है। और इसलिए फिशिंग ग्राउंड्स भी यहीं होंगे? बिल्कुल। दुनिया के सबसे बड़े फिशिंग ग्राउंड्स जैसे न्यूफाउंडलैंड के पास ग्रैंड बैंक्स इन्हीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स पर हैं। और इतना ही नहीं, दुनिया के कई बड़े तेल और गैस के भंडार जैसे हमारा बॉम्बे हाई भी इन्हीं शेल्फ्स में मिलते हैं। अच्छा, तो ये शेल्फ कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है। इसके बाद क्या आता है? शेल्फ जहां खत्म होता है वहां से अचानक एक गहरी ढलान शुरू होती है। इसे कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। ये कॉन्टिनेंट की असली सीमा है। यहां से समंदर अचानक बहुत गहरा हो जाता है। और इस ढलान के बाद? उसके बाद आता है विशाल डीप सी प्लेन, जिसे एबिसल प्लेन भी कहते हैं। ये समंदर के फ्लोर का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन जैसा इसके नाम से लगता है ये बिल्कुल प्लेन नहीं है। अच्छा। यहाँ पानी के नीचे पहाड़ हैं जिनको गायोट्स कहते हैं, रिजेस हैं और वोल्केनिक आइलैंड्स हैं। ये एक अलग ही दुनिया है। और सबसे गहरा हिस्सा? हम हमेशा इन ट्रेंचेस के बारे में सुनते हैं। सही, ये हैं ओशन डीप्स या ट्रेंचेस। ये समंदर के सबसे गहरे हिस्से हैं। ये लंबी, पतली और बहुत गहरी खाइयां होती हैं। मारियाना ट्रेंच जैसी? बिल्कुल। दुनिया की सबसे गहरी जगह पैसिफिक ओशन में मारियाना ट्रेंच इन्हीं में से एक है। उसकी गहराई इतनी है कि अगर आप माउंट एवरेस्ट को उसमें डाल दें तो उसकी चोटी के ऊपर भी 1 किलोमीटर से ज्यादा पानी होगा। अरे बाप रे! ये वो जगह है जहां एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के नीचे जारी होती है, इसलिए यहाँ अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत होती है।
ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने समंदर के फ्लोर की बात की, लेकिन समंदर के पानी का क्या? क्या ये हर जगह एक जैसा नमकीन होता है? बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत वेरिएशन है। पहले बात करते हैं सैलिनिटी या खारेपन की। समंदर का पानी नमकीन इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स घुले हुए हैं। हम इसको पार्ट्स पर 1000 में नापते हैं। एवरेज सैलिनिटी है 35 पार्ट्स पर 1000, मतलब 1000 ग्राम पानी में 35 ग्राम नमक। तो ये हर जगह 35 ही रहती है? नहीं, जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और पानी तेजी से इवेपोरेट होता है, जैसे रेड सी, वहां सैलिनिटी बढ़कर 40 तक पहुंच जाती है। और जहां नदियां मिलती हैं? सही पकड़ा। जहां बड़ी बड़ी नदियां आकर मिलती हैं, जैसे बाल्टिक सी, वहां फ्रेश वाटर के मिलने से सैलिनिटी बहुत कम, सिर्फ 7 रह जाती है। अच्छा, और टेम्परेचर का क्या? टेम्परेचर का असर लैटिट्यूड और डेप्थ दोनों पर पड़ता है। इक्वेटर के पास सतह का पानी गर्म होता है और पोल्स की तरफ ठंडा। ये तो ऑब्वियस है। हाँ, लेकिन असली खेल गहराई में है। अब जैसे जैसे नीचे जाते हैं, टेम्परेचर गिरता जाता है, जो कि सूरज की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच पाती। एक पॉइंट आता है जिसे थर्मोक्लाइन कहते हैं, जहां टेम्परेचर अचानक से तेजी से गिरता है। अच्छा। और डीप ओशन में, चाहे आप इक्वेटर के नीचे हो या आर्कटिक के, पानी हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास एकदम ठंडा होता है। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? इसका मतलब ये है कि जिस 70% प्लैनेट को हम अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, वो एक ऐसी डायनामिक और कॉम्प्लेक्स दुनिया है जिसके बारे में हमारी समझ अभी शुरू ही हुई है। एग्जैक्टली, हमने उसके फ्लोर को मैप कर लिया है, उसके पानी को समझ लिया है, लेकिन ये तो बस सरफेस लेवल नॉलेज है। अभी भी समंदर हमारे लिए वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज हैं। सही बात है। हर नई टेक्नोलॉजी के साथ हम उस अनजानी दुनिया के थोड़ा और करीब पहुंचते हैं। बिल्कुल। इस विषय में और गहराई से उतरने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे समुद्र के रिलीफ पर। जब हम समुद्र के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर एक सपाट नीली चादर की तस्वीर आती है, लेकिन आज हम इस चादर को हटाकर देखेंगे कि इसके नीचे असल में क्या छिपा है। बिल्कुल। ये सोच बहुत आम है कि समुद्र का तल किसी स्विमिंग पूल के बॉटम जैसा सपाट होगा। हाँ, पर असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जमीन पर हमें पहाड़, पठार, मैदान देखने को मिलते हैं, वैसे ही समुद्र के नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया है। वहाँ सबमरीन रिजेस हैं, यानी पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पठार हैं, गहरी घाटियां हैं और खाइयां भी। तो चलिए अपनी इस चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जमीन के सबसे करीबी हिस्से से गुजरते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सुनने में तो बड़ा टेक्निकल सा लगता है, ये असल में है क्या? आप इसे महाद्वीप का डूबा हुआ किनारा समझ सकते हैं। ये असल में महाद्वीप का ही वो हिस्सा है जो पानी के नीचे है। अच्छा। ये तट रेखा यानी शॉरलाइन से शुरू होता है और एक खास गहराई तक जाता है, जिसे हम कॉन्टिनेंटल एज कहते हैं। और ये गहराई कितनी होती है लगभग? ये गहराई करीब 100 फैदम यानी लगभग 600 फीट तक होती है। तो ये एक तरह का उथला सा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, मतलब जैसे हम गोवा या मुंबई के किसी बीच पर जाते हैं और पानी में काफी दूर तक चलते जाते हैं, फिर भी पानी कमर तक ही रहता है, वो हिस्सा ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, वही कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ऐसा नहीं होता कि आप 2 कदम आगे गए और सीधी गहरी खाई शुरू हो गई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी चौड़ाई हर जगह एक जैसी नहीं होती। अच्छा, ये बदलती रहती है? हाँ, बहुत ज्यादा। कहीं कहीं, जैसे नॉर्थ अमेरिका के प्रशांत तट पर, जहाँ रॉकीज जैसे बड़े पहाड़ हैं, वहाँ ये शेल्फ बस कुछ ही मील चौड़ा है, या समझिए लगभग है ही नहीं। मतलब वहां जमीन सीधे गहरे समुद्र में गिर जाती है एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप उत्तर पश्चिम यूरोप को देखें तो वहाँ ये 100 मील से भी ज्यादा चौड़ा है। 100 मील? और सबसे एक्सट्रीम उदाहरण है आर्कटिक साइबेरिया के पास का, जहाँ ये शेल्फ 750 मील तक फैला हुआ है। 750 मील, ये तो बहुत ही ज्यादा है। और इसका ढलान कैसा होता है? ढलान होती है, लेकिन इतनी कम कि महसूस भी नहीं होती। इसका ग्रेडियंट 1 in 500 का बताया जाता है। 1 में 500? इसका मतलब अगर आप 500 मीटर समुद्र के अंदर चलें तो पानी सिर्फ 1 मीटर गहरा होगा। अरे वाह, ये तो लगभग सपाट ही हुआ है ना। बिल्कुल, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये वाकई दिलचस्प है। पर ये शेल्फ बने कैसे? क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं, इसके बनने के पीछे कई थ्योरीज हैं। एक पॉपुलर थ्योरी आइस एज से जुड़ी है। अच्छा, हिमयुग से? जी, जब हिमयुग खत्म हुआ तो दुनिया भर के ग्लेशियर पिघल गए। इससे समुद्र का लेवल कई 100 फीट बढ़ गया।
तो महाद्वीपों के जो निचले किनारे थे वो पानी में डूब गए और इस तरह ये चौड़े शेल्फ बन गए। ओके, और कोई दूसरी थ्योरी? दूसरी थ्योरी ये है कि हजारों लाखों सालों से समुद्र की लहरें तट से टकराकर जमीन को काटती रहीं, जिससे एक सपाट प्लेटफॉर्म बन गया। और एक और वजह हो सकती है नदियों का लाया हुआ मलबा, जो मुहाने पर जमा होता गया, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास होता है। ठीक है, तो ये उथला हिस्सा, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब इसका हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ता है? इसका असर बहुत बड़ा है, खासकर 2 चीजों पर। पहला है मछली पकड़ना। मछली पकड़ना, वो कैसे? क्योंकि ये हिस्सा उथला होता है, सूरज की रोशनी पानी में काफी नीचे तक पहुंच जाती है। इस रोशनी की वजह से यहाँ प्लैंकटन नाम के सूक्ष्म पौधे और जीव पनपते हैं। अच्छा, और जहाँ प्लैंकटन होंगे वहाँ उन्हें खाने वाली छोटी मछलियाँ आएंगी, और छोटी मछलियों को खाने बड़ी मछलियाँ, एक पूरी फूड चेन बन जाती है। एग्जैक्टली। इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर फिशिंग ग्राउंड्स जैसे न्यू फाउंडलैंड के पास ग्रैंड बैंक्स या यूरोप का नॉर्थ सी, ये सब इन्हीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर मौजूद हैं। सही है, दुनिया की ज्यादातर मछलियाँ यहीं से पकड़ी जाती होगी फिर। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा महत्व? दूसरा है बड़े बड़े बंदरगाह यानी सी पोर्ट्स। इसकी कम गहराई और हल्की ढलान की वजह से यहाँ समुद्री लहरों और धाराओं का असर कम होता है, जो जहाज़ों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाता है। दुनिया के कई सबसे बड़े बंदरगाह जैसे लंदन, हैम्बर्ग, रॉटरडैम, हांगकांग और सिंगापुर सब इन्हीं शेल्फ पर बने हैं। तो ये शेल्फ तो जीवन से भरपूर एक बहुत ही बिजी इलाका है। लेकिन अब मान लीजिए हम इस सुरक्षित किनारे के आखिर तक पहुंच गए हैं, इस 600 फीट गहरे एज से आगे क्या है? क्या हम एक तरह से खाई में गिर जाते हैं? खाई में गिरना इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि यहाँ नज़ारा अचानक और नाटकीय रूप से बदल जाता है। हम दाखिल होते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप में। कॉन्टिनेंटल स्लोप? हाँ, जहाँ शेल्फ का ग्रेडियंट 1 में 500 था, यहाँ ढलान अचानक 1 में 20 हो जाता है। 1 में 20? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये एक बहुत ही खड़ी ढलान है, जैसे किसी पहाड़ से नीचे उतर रहे हों। सबसे बड़ा हिस्सा है जो लगभग 2/3 एरिया कवर करता है। पहले के वैज्ञानिकों को लगता था कि ये एक बिल्कुल सपाट, कीचड़ भरा, नीरस मैदान होगा। लेकिन जाहिर है ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब से हमारे पास मॉडर्न सोनार और सबमर्सिबल टेक्नोलॉजी आई है, हमें पता चला है कि ये मैदान भी समतल नहीं है। यहाँ भी एक पूरी दुनिया है। यहाँ पनडुब्बी पठार है, कटक हैं, खाइयाँ हैं, बेसिन हैं और यहाँ तक कि समुद्री द्वीप भी हैं। समुद्री द्वीप? हाँ, जैसे अजोर्स या एसेंशन आइलैंड। ये असल में समुद्र के नीचे के बड़े-बड़े पहाड़ हैं जिनकी चोटी पानी से ऊपर निकल आई है। अरे वाह, मतलब ये द्वीप असल में समुद्र के नीचे छिपे विशाल पहाड़ों की सिर्फ चोटियां हैं। जी बिल्कुल। ये सोचना ही कमाल है। चलिए अब इस विशाल मैदान से आगे बढ़ते हैं और उस जगह पहुंचते हैं जो शायद इस ग्रह का सबसे नाटकीय हिस्सा है, खाइयां यानी ओशन ट्रेंचेस। हाँ, महासागरीय गर्त या ओशन डीप्स। ये समुद्र तल में लंबी, संकरी और अविश्वसनीय रूप से गहरी खाइयां हैं। कितनी गहरी हो सकती हैं ये? इनकी गहराई 30,000 फीट से भी ज्यादा हो सकती है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि ये गहरी खाइयां समुद्र के बीचों बीच नहीं, बल्कि अक्सर महाद्वीपों के किनारों के पास पाई जाती हैं, खासकर प्रशांत महासागर में। स्रोत में पहाड़ों के साथ एक बहुत चौंकाने वाली तुलना भी की गई है। हाँ, और वो इनकी विशालता को सही मायने में दर्शाती है। हम सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई लगभग 29,028 फीट है। जी। लेकिन गुआम द्वीप के पास स्थित मारियाना ट्रेंच 36,000 फीट से भी ज्यादा गहरी है। 36,000 फीट? हाँ। इसका मतलब अगर हम माउंट एवरेस्ट को उठाकर मारियाना ट्रेंच में डाल दें तो वो पूरा डूब जाएगा और फिर भी उसकी चोटी के ऊपर 1 मील से ज्यादा पानी होगा। 1 मील से भी ज्यादा, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। ये तो सच में कल्पना से भी परे है। क्या ऐसी और भी गहरी खाइयां हैं? हाँ, प्रशांत महासागर में ऐसी और भी कई हैं, जैसे फिलीपींस के पास मिंडानाओ डीप, वो 35,000 फीट गहरी है। टोंगा ट्रेंच है जो 31,000 फीट गहरी है, और जापानी ट्रेंच जो लगभग 28,000 फीट गहरी है। तो उथले सूरज की रोशनी से भरे, जीवन से भरपूर कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लेकर इन अंधेरे, रहस्यमयी और अविश्वसनीय रूप से गहरे गर्तों तक समुद्र का तल अपने आप में एक पूरी दुनिया है। बिल्कुल, और ये सिर्फ भूगोल के कुछ तथ्य नहीं है,
ये फीचर्स तय करते हैं कि समुद्री जीवन कहाँ पनपेगा, समुद्री धाराएं कैसे बहेंगी और हमें मछली और तेल जैसी चीजें कहाँ मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम ओशन फ्लोर के ओशियनिक डिपॉजिट्स पर चर्चा करेंगे। जब हम गहरे समुद्र के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में वही पुरानी इमेज आती है, घना अंधेरा, अजीबोगरीब जीव, शायद वो एक मछली जिसके सिर पर टॉर्च लगी होती है। ऐसा लगता है जैसे वो एक खाली बेजान दुनिया है। पर असल में समुद्र का तल यानी ओशन फ्लोर खाली नहीं है। वो तो धरती का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रिकॉर्ड रूम है, परत दर परत, जैसे किसी पुरानी डायरी के पन्ने जिसमें लाखों सालों का इतिहास लिखा हुआ है। बिल्कुल। और ये इतिहास लिखने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है, जिसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि हजारों नदियां लाखों सालों से जमीन से मिट्टी, पत्थर और गाद काट कर समुद्र में डाल रही हैं। फिर हवा पूरी दुनिया से धूल और ज्वालामुखी की राख लाकर समुद्र पर छिड़क रही है, और समुद्र के अंदर ही करोड़ों अरबों छोटे छोटे जीव मरकर धीरे धीरे नीचे बैठ रहे हैं। ये सब मिलकर एक के ऊपर एक परत बनाते हैं। ये प्रक्रिया इतनी धीमी है कि 1 सेंटीमीटर मोटी परत जमने में हजारों साल लग सकते हैं। हजारों साल 1 सेंटीमीटर के लिए? ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे हमारे घर में किसी पुरानी अलमारी के ऊपर धूल जम रही हो, जिसे पीढ़ियों से किसी ने साफ ना किया हो। और अगर आप उस धूल को परत दर परत हटाएं तो शायद आपको पता चले कि अच्छा, ये वाली परत परदादी के जमाने की है, ये वाली दादाजी के जमाने की, और ये ऊपर वाली पिछले साल की दिवाली की है। बहुत सही एनालॉजी है। और सबसे दिलचस्प बात यही है कि हम आज भी पक्के तौर पे नहीं जानते कि इन सेडिमेंट्स की कुल मोटाई कितनी है, या ये ठीक ठीक किस रफ्तार से जमा होती हैं। कहीं ये कुछ मीटर मोटी हैं तो कहीं 1 किलोमीटर तक मोटी हो सकती हैं। ये आज भी समुद्र के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, एक ऐसा खजाना जिसकी पूरी सूची हमारे पास अभी तक नहीं है। चलिए तो फिर इस विशालकाय परत दर परत जमी में हुई कहानी को जरा खोल कर समझते हैं। इसे समझने का कोई सिस्टम तो होगा, ऐसा तो नहीं कि सब कुछ बस एक खिचड़ी की तरह मिक्स हो जाता हो। हाँ, एक सिस्टम है। वैज्ञानिक इस पूरे मलबे को, जिसे सेडिमेंट्स कहते हैं, उसके सोर्स यानी वो आया कहाँ से है और उसकी बनावट के आधार पर 3 मुख्य ग्रुप्स में बांटते हैं: मड्स, ओजेस और क्लेज। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम कपड़े धोते समय अलग करते हैं, रोज पहनने वाले मजबूत कपड़े, नाजुक और महंगे कपड़े, और बिल्कुल अलग से रखे जाने वाले ऊनी कपड़े। तीनों की कहानी और देखभाल अलग है। वैसे ही इन तीनों डिपॉजिट्स की कहानी बिल्कुल अलग है। मड्स, ओजेस और क्लेज। ठीक है, चलिए मड्स से शुरू करते हैं। नाम से तो ये वही कीचड़ लगता है जो बारिश में हमारे जूतों पर लग जाता है। क्या ये वही है? काफी हद तक हाँ। वैज्ञानिक भाषा में इन्हें टेरिजेनस डिपॉजिट्स कहते हैं। टेरिजेनस का सीधा मतलब है जमीन से पैदा हुआ। तो ये वही मटेरियल है जो नदियां जमीन से बहाकर समुद्र में लाती हैं, मिट्टी, रेत, गाद, सब कुछ। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे अपने देश में ही है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ये दोनों नदियां मिलकर दुनिया में सबसे ज्यादा सेडिमेंट बंगाल की खाड़ी में जमा करती हैं। हिमालय को काट कर लाया गया मलबा। मैं कल्पना कर सकती हूँ, मॉनसून में नदियों का पानी एकदम भूरा हो जाता है। वो सारा का सारा पहाड़ों का चूरा है जो समुद्र में जा रहा है। पर एक सवाल है, अगर ये मटेरियल इतना भारी है तो क्या ये पूरे समुद्र में फैलता है या किनारे के पास ही रह जाता है? अच्छा सवाल है। ज्यादातर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर ही जमा होता है, यानी समुद्र के उन हिस्सों में जो तट के पास और ज्यादा गहरे नहीं होते। क्योंकि ये कण भारी होते हैं तो ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते और किनारे के पास ही जमना शुरू हो जाते हैं। मेरे दिमाग में तो कीचड़ का रंग सिर्फ भूरा या काला ही आता है। क्या समुद्र के नीचे भी ये इतना ही बोरिंग होता है या वहां रंगों का कोई खेल है? नहीं, वहां पूरा इंद्रधनुष तो नहीं है, पर रंग जरूर है। सोर्स मटेरियल में ब्लू, ग्रीन और रेड मड्स का जिक्र है, और ये रंग उनकी केमिस्ट्री की कहानी बताते हैं। जैसे भारत में कहीं लोहे की वजह से मिट्टी लाल होती है, कहीं काली, ठीक उसी तरह समुद्र के अंदर भी मौजूद मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर के हिसाब से इन मड्स का रंग तय होता है। और यहाँ एक बहुत गहरी बात छुपी है। वो क्या? ये रंग हमें उस मड की केमिस्ट्री के बारे में बताते हैं, और यही केमिस्ट्री हमें ये बता सकती है कि लाखों साल पहले उस इलाके में पानी में ऑक्सीजन का लेवल क्या था। जैसे एक हरे रंग की परत का मतलब हो सकता है कि उस समय समुद्र का वो हिस्सा लगभग बेजान था, एक एनॉक्सिक इवेंट जहां ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, जिसने समुद्री जीवन को पूरी तरह बदल दिया होगा। तो भूरे कीचड़ की एक परत सिर्फ कीचड़ नहीं, बल्कि एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट का सबूत हो सकती है।
बाप रे, मतलब भविष्य के जियोलॉजिस्ट हमारी आज की परतों को देखकर बता पाएंगे कि इस दौर में कितना प्रदूषण था? क्या वो कहेंगे कि देखो यहाँ से 21वीं सदी का केमिकल मेस शुरू हुआ? बिल्कुल कह सकते हैं। हमारे बनाए हुए डैम्स नदियों के सेडिमेंट फ्लो को बदल रहे हैं और हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट इन मड्स की केमिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल रहा है। ये सब उस रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा है। तो ये तो हुई जमीन की कहानी, जो नदियां समुद्र को सुनाती हैं। पर क्या समुद्र की अपनी भी कोई कहानी है? क्या वो अपने अंदर से भी कोई इतिहास लिखता है? हाँ, और वो कहानी शायद जमीन की कहानी से भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। यहीं आते हैं हमारे दूसरे टाइप के डिपॉजिट्स, ऊजेस। ये पेलाजिक डिपॉजिट्स होते हैं। पेलाजिक का मतलब है जो खुले समुद्र से संबंधित हों, जमीन से नहीं। यानी ये समुद्र के अंदर ही पैदा होते हैं। एक मिनट, समुद्र अपना मलबा खुद बना रहा है? ये तो ऐसा हुआ कि घर की धूल में बाहर से मिट्टी नहीं आ रही, बल्कि घर के लोग ही धूल बना रहे हैं। ये कैसे होता है? बिल्कुल, ये असल में करोड़ों अरबों समुद्री माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बहुत छोटे जीवों के खोल और कंकालों से बनते हैं। ये जीव जैसे प्लैंकटन इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें देख भी नहीं सकते। जब ये मर जाते हैं तो उनके छोटे छोटे मजबूत अवशेष धीरे धीरे, जैसे आसमान से हल्की बर्फ गिर रही हो, समुद्र के तल पर गिरकर जमा हो जाते हैं। ये समुद्र की अपनी ऐतिहासिक धूल है। अरे वाह, ये तो बहुत ही पोएटिक ख्याल है। और इसकी बनावट कैसी होती है? मड जैसी ही? नहीं, ये मड से बहुत अलग है। इसकी बनावट आटे या मैदे की तरह बहुत महीन पाउडर जैसी होती है। और ये दो तरह के होते हैं, इस आधार पर कि उन जीवों ने अपने खोल किस चीज से बनाए थे। एक होते हैं कैलकेरियस ऊज, जो कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने से बने होते हैं, और दूसरे होते हैं सिलिशियस ऊज, जो सिलिका से बने होते हैं, यानी वही मटेरियल जिससे कांच या रेत बनती है। ठीक है, पर इसका सो व्हाट क्या है? हमें इन छोटे छोटे जीवों के कब्रिस्तान से क्या पता चलता है? इससे हमें पृथ्वी के क्लाइमेट का पूरा इतिहास पता चलता है। इन जीवों के खोल में उस पानी की केमिस्ट्री कैद हो जाती है जिसमें वे रहते थे। तो उनके खोलों को स्टडी करके वैज्ञानिक बता सकते हैं कि 55 करोड़ साल पहले समुद्र का तापमान क्या था। और इसका सबसे शानदार उदाहरण जमीन पर भी मौजूद है। इंग्लैंड की मशहूर व्हाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर असल में और कुछ नहीं बल्कि करोड़ों साल पुराना कैलकेरियस ऊज है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जमीन से बाहर आ गया है। जब आप उन्हें देखते हैं तो आप असल में एक प्राचीन समुद्र के तल को देख रहे होते हैं। कमाल है। पर एक और सवाल, अगर ये जीव पूरे समुद्र में तैरते हैं तो इनके अवशेष भी तो हर जगह समुद्र के तल पर जमा होने चाहिए। फिर ये हर जगह क्यों नहीं मिलते? बेहतरीन सवाल। यहीं पर समुद्र की केमिस्ट्री का एक और दिलचस्प नियम काम करता है, खासकर कैलकेरियस ऊज के साथ। जैसे जैसे आप समुद्र में गहरे जाते हैं, दबाव बढ़ता है और तापमान गिरता है। ठंडे पानी में हवा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड घुल सकती है, जो पानी में मिलकर एक हल्का कार्बोनिक एसिड बनाती है। एक खास गहराई के बाद, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ या CCD कहते हैं, ये एसिड इतना ताकतवर हो जाता है कि वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने इन खोलों को तल पर पहुंचने से पहले ही घोल देता है। जैसे आपने टॉफी मुंह में डाली और वो घुल गई। अच्छा, तो एक डेथ जोन है जहां ये सबूत पहुंचने से पहले ही मिटा दिए जाते हैं। तो जहां नदियां नहीं पहुंच पाती और जहां ये छोटे छोटे जीवों के खोल भी घुल जाते हैं, यानी समुद्र के सबसे गहरे, सबसे सुनसान इलाकों में, वहां क्या होता है? क्या वहां का तल एकदम साफ शीशे जैसा होता है? नहीं, प्रकृति खालीपन पसंद नहीं करती है। उन सबसे गहरी जगहों पर हमें तीसरे प्रकार का डिपॉजिट मिलता है, क्लेज। और ये ज्यादातर रेड क्ले के रूप में मिलती है, खासकर पैसिफिक ओशन की गहराइयों में। पर ये वहां पहुंचती कहां से है? अगर जमीन का मलबा नहीं है, समुद्र के जीवों का भी नहीं है, तो ये तीसरा खिलाड़ी कौन है? ये कहां से टपकता है? ये टपकता नहीं, ये आसमान से बरसता है। इसका सोर्स बहुत ड्रामेटिक है, वोल्केनिक डस्ट यानी ज्वालामुखी से निकली राख। ज्वालामुखी? मतलब जमीन पर कोई पहाड़ फटता है और उसकी राख हजारों किलोमीटर दूर, हजारों मीटर नीचे समुद्र के तल पर जमा होती है। ये कनेक्शन तो कुछ जमा नहीं। राख तो इतनी हल्की होती है, वो इतनी गहराई तक पहुंचने से पहले पानी में घुल नहीं जाएगी। ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर यही सच है। जब कोई बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटता है, जैसे 1883 में इंडोनेशिया में क्राकटुआ फटा था, तो उसकी धूल और राख वायुमंडल में मीलों ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर तक चली जाती है। फिर हवा के साथ ये पूरी दुनिया में फैल जाती है और धीरे धीरे महीनों या सालों तक ये बारीक कण समुद्र की सतह पर गिरते हैं और फिर डूबकर तल पर जमा हो जाते हैं।
ये प्रक्रिया इतनी धीमी और इतने बड़े एरिया में होती है कि ये सिर्फ वही नजर आती है जहां कोई और सेडिमेंट नहीं पहुंच पाता, यानी समुद्र के सबसे शांत और गहरे हिस्सों में। मुझे याद है कुछ साल पहले आइसलैंड के एक ज्वालामुखी ने पूरे यूरोप की फ्लाइट्स रोक दी थी। उसका राख का बादल हर जगह छाया हुआ था। तो क्या वो सारी राख भी अब अटलांटिक ओशन के फ्लोर पर एक पतली सी हिस्टोरिकल लेयर बन चुकी होगी? बिल्कुल, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र में ही जाकर सेटल हुआ है। और क्राकेटोआ के जो मैंने उदाहरण दिया वो बहुत खास है। आज भी जब वैज्ञानिक समुद्र के तल से सेडिमेंट कोर निकालते हैं तो उन्हें दुनिया के लगभग हर महासागर में उस एक विस्फोट की एक पतली सी परत मिलती है। ये एक तरह का ग्लोबल टाइम मार्कर है। उस परत के नीचे जो कुछ भी है वो 1883 से पुराना है और जो ऊपर है वो नया है। तो ये क्ले लेयर एक तरह से धरती के बड़े बड़े इवेंट्स का टाइम स्टैम्प है। और पैसिफिक में ये इतना ज्यादा क्यों मिलता है? क्योंकि पैसिफिक ओशन रिंग ऑफ फायर से घिरा हुआ है, वो इलाका जहां दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी हैं। तो वहां लगातार ज्वालामुखी की राख की सप्लाई होती रहती है, जो इन गहरे मैदानों पर धीरे धीरे जमा होती रहती है। तो अगर हम सब कुछ एक साथ देखें तो समुद्र का तल 3 तरह के कहानीकारों से भरा है। मड्स हमें जमीन की कहानी बताते हैं कि कौन सी नदी क्या बहा कर ला रही थी, जमीन पर किस तरह का कटाव हो रहा था। ऊजेस हमें समुद्र के अंदर के जीवन की कहानी बताते हैं कि कब कौन से जीव ज्यादा थे, कब कम हुए और उस समय पानी का तापमान कैसा था। और क्लेज हमें धरती के अंदर की आग और ज्वालामुखी की कहानी सुनाते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये पृथ्वी का हेल्थ रिकॉर्ड है। जैसे जियोलॉजिस्ट अंटार्कटिका से बर्फ की परतें मतलब आइस कोर निकालकर लाखों साल पहले के मौसम का पता लगाते हैं, वैसे ही समुद्र के ये सेडिमेंट्स हमें पृथ्वी के पास्ट के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। इन परतों में हमें डायनासोर को मारने वाले एस्ट्रॉइड का सबूत मिलता है। हमें पता चलता है कि कब कब आइसेज आएं और कब कब महासागरों में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। ये सब कुछ वहां उन परतों में दर्ज है, एक साइलेंट आर्काइव। बिल्कुल, ये तो सच में एक पूरी अलग ही दुनिया है हमारे पैरों के नीचे, जिसके बारे में हम कितना कम जानते हैं। ये सोचना ही कमाल का है कि हम जिस जमीन पर चल रहे हैं उसका कितना बड़ा हिस्सा, शायद हमारा अपना शहर, कभी समुद्र के तल पर एक मड या ऊज की परत रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समुद्र की लवणता पर बात करते हैं, यानी सैलिनिटी ऑफ द ओशन। जब भी हम समंदर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है खारा पानी। बिल्कुल। लेकिन मुझे हमेशा ये बात बड़ी अजीब लगती है कि ये खारापन हर जगह एक जैसा क्यों नहीं है। कहीं पानी इतना खारा है जैसे डेड सी कि आप डूब ही नहीं सकते, हाँ, बस तैरते रहते हैं। और कहीं इतना फीका कि लगभग मीठा लगे। बिल्कुल। तो आज हमारे सामने जो जानकारी है उसकी मदद से हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि समंदर के इस बदलते मिजाज के पीछे का साइंस क्या है। बिल्कुल, और ये जो सवाल आपने उठाया ना कि हर जगह खारापन एक जैसा क्यों नहीं है, इसकी जड़ बहुत गहरी है। देखिए, समुद्र के पानी में टेक्निकली तो पीरियोडिक टेबल का लगभग हर एलिमेंट मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, लेकिन इसकी असली पहचान इसका खारापन ही है, जिसे हम सैलिनिटी कहते हैं। और मजे की बात यह है कि इस खारेपन के लिए 77% से ज्यादा जिम्मेदार हमारा वही साधारण नमक है जो हम खाने में डालते हैं। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल। अरे वाह, मतलब 3/4 से भी ज्यादा तो बस टेबल सॉल्ट है। मुझे तो लगा था कोई बहुत ही एग्जॉटिक केमिकल्स का मिक्सचर होगा। मिक्सचर तो है पर उतना एग्जॉटिक नहीं। सोडियम क्लोराइड के अलावा इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम के सॉल्ट्स भी हैं। मतलब एक तरह का कॉम्प्लेक्स मिनरल सूप है। पर यहाँ एक बहुत ही हैरत अंगेज बात है। इन अलग अलग सॉल्ट्स का जो रेशो है, जो प्रोपोर्शन है, वो दुनिया के किसी भी महासागर में, चाहे आप सतह पर हों या 5 किलोमीटर गहराई में, कहीं भी वो टी शर्ट पर लगे पक्के दाग की तरह एकदम कांस्टेंट रहता है। क्या बात है। बदलती है तो बस पानी में पूरे सॉल्ट सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, यानी उसका गाढ़ापन। अच्छा, ये तो कमाल है। मतलब रेसिपी सेम है, बस कहीं पे शरबत पतला है और कहीं पे चाशनी बन गया है। सही पकड़ा, बिल्कुल यही एनालॉग है। तो ऑन एन एवरेज ये शरबत कितना गाढ़ा है? मैंने जो आंकड़ा देखा वो था 35.2 पार्ट्स पर 1000, जिसे 35.2% लिखते हैं। जी। इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश की तो पता चला कि 1 लीटर पानी में करीब 35 ग्राम। हाँ, 35 ग्राम। ये तो बहुत ज्यादा है।
WHO कहता है दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक मत खाओ, और यहाँ 1 लीटर पानी में 35 ग्राम घुला हुआ है। हाँ, और इसी वजह से समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते। ये हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देगा उल्टा। लेकिन असली कहानी तो इस एवरेज नंबर के आगे शुरू होती है। ये 35% तो बस एक औसत है। असली मजा तो इसके उतार चढ़ाव में है। बिल्कुल। जैसे बाल्टिक सागर में सैलिनिटी सिर्फ 7% है, मतलब औसत से 5 गुना कम। बहुत बड़ा फर्क है। और दूसरी तरफ लाल सागर, द रेड सी, में ये 39 तक पहुंच जाता है। और हद तो तब होती है जब हम कैस्पियन सागर जैसे लैंडलॉक्ड सी को देखते हैं, जहां कुछ हिस्सों में ये 180% तक चला जाता है। ये क्या मजाक है? जमीन आसमान का फर्क है ये तो। बिल्कुल। और भूगोल के जानकार जब इस पहेली को मैप पर उतारते हैं तो वो आइसोहेलाइंस नाम की रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं। आइसोहेलाइंस, ये बस फैंसी नाम है उन लाइंस का जो बराबर सैलिनिटी वाली जगहों को जोड़ती हैं। तो मैप पर इन लाइंस को देखकर आप समंदर के खारेपन का पूरा पैटर्न समझ सकते हैं कि कहाँ कम नमक वाले इलाके हैं और कहाँ एक्स्ट्रा सॉल्ट वाले। अच्छा। तो अब बड़ा सवाल ये है कि ये इतना बड़ा अंतर आता क्यों है? कौन से ऐसे नेचुरल फोर्सेस हैं जो कहीं नमक घोल रहे हैं और कहीं उसे कम कर रहे हैं? चलिए तो फिर एक एक करके इन फोर्सेस की जासूसी करते हैं। मुझे जो सबसे पहला और सीधा साधा मुजरिम लग रहा है वो है वाष्पीकरण, यानी इवेपोरेशन। ये तो सिंपल फिजिक्स है। जैसे घर में कभी कोई नमकीन चीज सूखने के लिए रख दें तो पानी उड़ जाता है और नमक पीछे रह जाता है, और वो और ज्यादा नमकीन लगती है। हाँ बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इवेपोरेशन सबसे बड़ा खिलाड़ी है इस खेल में। जहां भी ये ज्यादा होगा वहां सैलिनिटी बढ़ेगी बढ़ेगी। और जो जानकारी हमारे पास है वो भी यही कहती है, दुनिया में 20 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ, एक ऐसी बेल्ट है जहां दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान हैं, ट्रेड विंड डेजर्ट्स। सही बात है। इन इलाकों में तापमान बहुत ज्यादा होता है और हवा में नमी बहुत कम। ये तो इवेपोरेशन के लिए एक क्लास माहौल हो गया। नतीजा ये होता है कि वहां के समंदर का पानी तेजी से भाप बनता है और सैलिनिटी बढ़ जाती है। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग लेयर है। ये जो 20 डिग्री से 30 डिग्री लॉटिट्यूड की बेल्ट है, जी। ये एटमॉस्फेरिक साइंस में हाई प्रेशर बेल्ट कहलाती है। अच्छा। यहाँ आसमान अक्सर शीशे की तरह साफ रहता है। सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और हवा भी सूखी होती है। मतलब इवेपोरेशन के लिए परफेक्ट कंडीशंस। परफेक्ट कंडीशंस। ये वही इलाके हैं जहाँ सहारा, अरब, थार जैसे रेगिस्तान हैं। तो जाहिर है इन रेगिस्तानों के पास जो समुद्र हैं, जैसे अरब सागर का कुछ हिस्सा या फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ, हाँ पर्शियन गल्फ, वहाँ पानी ज्यादा खारा होगा। इसके ठीक उलट अगर हम टेम्परेट ओशंस की बात करें जो ठंडे इलाकों में हैं, जैसे उत्तरी अटलांटिक में, वहाँ तापमान कम है। तापमान कम होने से इवेपोरेशन भी सुस्त बढ़ जाता है और इसलिए वहाँ की सैलिनिटी भी कम रहती है। अच्छा, तो अगर इवेपोरेशन खरापन बढ़ाता है तो इसका उल्टा भी सच होना चाहिए। मतलब जहाँ ताज़ा पानी सिस्टम में ऐड होगा वहाँ खरापन कम हो जाएगा। जैसे बारिश। अगर इवेपोरेशन विलन है तो प्रेसिपिटेशन यानी बारिश हीरो हुई, जो आकर सैलिनिटी को डाइल्यूट कर देती है। बिल्कुल सही सोचा। ये हमारा दूसरा बड़ा फैक्टर है, ताज़े पानी का मिलना, द एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास मिलता है। हाँ, इक्वेटर का इलाका तो भारी बारिश के लिए जाना ही जाता है। वहां तो रोज दोपहर में जबरदस्त बारिश होती है, हवा में हाई ह्यूमिडिटी होती है। तो एक तो नमी की वजह से इवेपोरेशन वैसे ही कम हो पाता है और ऊपर से रोज हजारों लीटर ताज़ा पानी मुफ्त में मिल रहा है। तो लॉजिक कहता है कि वहाँ सैलिनिटी औसत 35% से कम होनी चाहिए। और ऐसे ही होता है। इक्वेटोरियल रीजन्स में सैलिनिटी एवरेज से कम रहती है। अच्छा। लेकिन अगर हम इस फ्रेश वाटर एडिशन की कहानी को थोड़ा और बड़ा करके देखें तो सिर्फ बारिश ही नहीं, नदियां भी इसमें एक बहुत बड़ा किरदार निभाती हैं। नदियां? हाँ, सोचिए हमारे देश में गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियां जब बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं तो वो अपने साथ कितना सारा ताज़ा पानी लेकर आती हैं। सही बात है। वो समंदर में एक तरह से मीठे पानी का सैलाब ले आती हैं। जहाँ ये नदियाँ समंदर से मिलती हैं उस मुहाने पर सैलिनिटी काफी कम हो जाती है। मतलब ये नदियाँ समंदर के खारेपन को एक तरह से फीका कर देती हैं। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हम हमेशा सोचते हैं कि नदी समंदर में मिलकर खारी हो जाती है, पर समंदर भी तो नदी से मिलकर थोड़ा मीठा होता होगा। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। और ये सिर्फ गंगा ब्रह्मपुत्र की बात नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न जब अटलांटिक महासागर में मिलती है
तो उसका असर साहिल से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक महसूस होता है। सैकड़ों किलोमीटर, अरे वाह। पानी का खारापन इतना कम हो जाता है कि समंदर का रंग तक बदल जाता है। इसी लिस्ट में अफ्रीका की कॉन्गो, म्यांमार की इरावदी और चीन की मेकोंग जैसी नदियां भी हैं। ये सब अपने अपने इलाकों में सैलिनिटी घटाने का काम करती हैं। और यही लॉजिक बर्फीले इलाकों, पोलर रीजन्स पर भी लागू होना चाहिए ना? वहां भी तो ताजा पानी बहुत है, बस जमा हुआ है। प्रिसाइजली। आर्कटिक और एंटार्क्टिक में कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। कैसे? एक तो वहां कड़ाके की ठंड है, तो इवापोरेशन तो वैसे ही ना के बराबर है। सही है। ऊपर से गर्मियों में जब आइसबर्ग्स और ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वो बहुत सारा ताज़ा पानी समुद्र में छोड़ते हैं। साथ ही साइबेरिया की ओब, लीना, येनिसे जैसी बड़ी बड़ी नदियां भी अपना बर्फीला पानी आर्कटिक महासागर में ही डालती हैं। ओ, तो मतलब वहां तो ताजे पानी का डबल डोज हो गया। ये सब मिलकर वहां की सैलिनिटी को 32 पर मिलियन से भी नीचे ले आते हैं। तो ये एक डबल वैमी है, कम एवेपोरेशन और ताजे पानी की जबरदस्त सप्लाई। समझ गई। तो इवेपोरेशन और फ्रेश वाटर सप्लाई, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ एक रस्साकशी का खेल खेल रहे हैं। बिल्कुल। जहां इवेपोरेशन जीतता है, पानी खारा हो जाता है, और जहां फ्रेश वाटर जीतता है, पानी फीका पड़ जाता है। लेकिन एक तीसरा फैक्टर भी तो है, पानी का आपस में मिलना। मिक्सिंग बाय करंट्स। हाँ, खुले समंदर में तो समुद्री धाराएं यानी ओशन करंट्स पानी को लगातार मिक्स करती रहती होंगी, जैसे कोई जाइंट मिक्सर ग्राइंडर चल रहा हो। इससे तो सैलिनिटी बैलेंस हो जाती होगी, पर उन सागरों का क्या जो लगभग चारों तरफ से जमीन से घिरे हैं? उनका पानी तो खुले महासागर से आसानी से मिल नहीं पाता होगा। और ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जो हमें हमारे तीसरे और आखिरी बड़े फैक्टर पर लाता है, द डिग्री ऑफ वाटर मिक्सिंग। ठीक है। जो एनक्लोज्ड या पार्शली एनक्लोज्ड सीज हैं, जैसे भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। हाँ, मेडिटेरेनियन सी, लाल सागर, फारस की खाड़ी या कैस्पियन सागर, उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। आप इन्हें दुनिया के खारे कटोरे कह सकते हैं। खारे कटोरे? अच्छा। यहाँ का पानी खुले महासागर के पानी से आजादी से मिक्स नहीं हो पाता। तो मतलब ताजा पानी लाने वाली नदियां भी वहां कम है और इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है। ऊपर से कोई बाहर से आके पानी मिक्स भी नहीं कर रहा। ये तो वन वे ट्रैफिक हो गया। बिल्कुल। पानी बस भाप बनकर उड़ रहा है और नमक पीछे छूटता जा रहा है। एकदम सही। ये ठीक वैसा है जैसे आप घर पर चाशनी बना रहे हो। अच्छा। अगर आप उसमें और पानी नहीं डालेंगे और उसे गैस पर चढ़ाकर लगातार उबालते रहेंगे तो क्या होगा? वो गाढ़ी होती जाएगी। वो गाढ़ी होती जाएगी। इन सागरों में भी प्रकृति सालों से यही कर रही है। नतीजा ये होता है कि इन बंद सागरों की सैलिनिटी बहुत ज्यादा, अक्सर 37,000 से भी ऊपर चली जाती है। मेडिटेरेनियन सी इसका क्लासिक उदाहरण है। खतरनाक उदाहरण तो डेड सी है, जिसके बारे में हम सबने स्कूल में पढ़ा है। हाँ, बिल्कुल। जो आंकड़े मेरे पास हैं वो तो होश उड़ाने वाले हैं। वहां सैलिनिटी 250% है। 250? सोचिए। मतलब पानी में 1/4 तो सिर्फ नमक और मिनरल्स हैं। तभी तो वहां कोई डूबता नहीं, बस तैरता रहता है। पानी इतना डेंस, इतना भारी हो जाता है कि वो आपको ऊपर धकेलता है। मैंने सुना है वहां आप पानी पे लेट कर आराम से अखबार पढ़ सकते हैं। बिगिनर स्विमर्स के लिए तो ये जन्नत है। हाँ, डेड सी और तुर्की की लेक वान इसके सबसे चरम उदाहरण है। वहाँ पानी की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि वो लगभग तेल जैसा महसूस होता है, और इसी वजह से वहाँ मछली जैसा कोई कॉम्प्लेक्स जीवन नहीं पनप सकता सिवाय कुछ माइक्रोब्स के। अब इसकी तुलना आप खुले महासागरों से कीजिए। प्रशांत महासागर हो या अटलांटिक, वहाँ सतही और उपसतही धाराएं, सरफेस एंड सबसर्फेस करंट्स। हाँ, ये पानी को लगातार हजारों किलोमीटर तक घुमाती रहती हैं। ये एक ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं, जो ठंडे पानी को गर्म इलाकों में और गर्म पानी को ठंडे इलाकों में ले जाती हैं, और इस प्रक्रिया में वो सलाइनिटी को भी मिक्स कर देती हैं। तो मतलब वहां सब कुछ बराबर हो जाता है। ज्यादातर इस फ्री मिक्सिंग की वजह से वहां सलाइनिटी का अंतर बहुत कम होता है, और वो ज्यादातर 35% के औसत के आसपास ही टिकी रहती है। तो कुल मिलाकर ये सलाइनिटी की कहानी काफी दिलचस्प है। एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। बिल्कुल। एक तरफ तापमान और हवा से होने वाला इवेपोरेशन है जो पानी को खारा बना रहा है, दूसरी तरफ बारिश, नदियां और पिघलती बर्फ है जो उसे फीका कर रही है। मिक्स होगा, ये सब मिलकर समुद्र के पानी का स्वाद तय करते हैं। ये एक बहुत ही डायनामिक सिस्टम है। बिल्कुल। और ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, ये जो सैलिनिटी में अंतर है, यही समुद्र की धाराओं को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। अच्छा, वो कैसे? जहां पानी ज्यादा खारा और ठंडा होता है, वो भारी होकर नीचे बैठता है, और यहीं से वो ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट शुरू होती है
जो पूरी दुनिया में गर्मी और पोषक तत्वों को फैलाती है। अरे वाह! यानी बाल्टिक सागर का कम खारापन और अरब सागर का ज्यादा खारापन दोनों मिलकर हमारे ग्रह के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये दिखाता है कि पृथ्वी के सारे सिस्टम्स, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो खारेपन का पूरा ताना बाना है, ये सिर्फ सतह की कहानी नहीं है। ये पानी के वजन यानी उसकी डेंसिटी को तय करता है और भारी पानी नीचे बैठता है, जिससे समुद्र की गहराइयों में एक पूरी अलग दुनिया चलती है। बिल्कुल, एक पूरा वर्टिकल स्ट्रक्चर बनता है। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, अब हम समुद्र के पानी के तापमान पर चर्चा करेंगे। देखिए, हम में से जो भी दिल्ली या नॉर्थ इंडिया में रहा है वो इस बात को अच्छी तरह समझता है कि तापमान का एक्सट्रीम उतार चढ़ाव क्या होता है। हाँ, बिल्कुल। गर्मियों में वो सड़क पिघलाने वाली 45 डिग्री की गर्मी और सर्दियों में हाथ पैर सुन्न कर देने वाली 4-5 डिग्री की ठंड। एक ही शहर में 40 डिग्री का फर्क। हाँ, और फिर हम गोवा या मुंबई जाते और वहां मौसम लगभग पूरे साल एक जैसा प्लेजेंट सा रहता है। इसकी वजह है समुद्र, और एक बहुत ही बुनियादी बात सामने लाता है कि जमीन और पानी गर्मी को बिल्कुल अलग-अलग तरीके से एब्जॉर्ब और रिलीज करते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसके पीछे का विज्ञान भी बहुत सरल और दिलचस्प है। इसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आसान भाषा में कहें तो पानी को गर्म होने में भी बहुत समय लगता है और ठंडा होने में भी। जमीन मतलब पत्थर और मिट्टी इसकी ठीक उलट है। अच्छा। इसे एक आम से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने मई की दोपहर में अपनी छत पर एक लोहे की कुर्सी और एक पानी से भरी बाल्टी रखी है। ठीक है। 1 घंटे बाद लोहे की कुर्सी इतनी गर्म हो जाएगी कि आप उस पर बैठ नहीं सकते, लेकिन बाल्टी का पानी वो बस हल्का सा गुनगुना होगा। हाँ, सही बात है। और शाम को कुर्सी एकदम ठंडी हो जाएगी पर पानी तब भी गर्म रहेगा। एग्जैक्टली। और इसीलिए कोस्टल शहरों का मौसम इतना स्टेबल रहता है। समुद्र एक जायंट टेम्परेचर रेगुलेटर की तरह काम करता है, जो दिन की गर्मी सोख लेता है और रात में धीरे धीरे छोड़ता है। अच्छा। और इसी वजह से, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, खुले समुद्र के ज्यादातर हिस्सों में एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब साल के सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के औसत तापमान के बीच का जो फर्क है, हाँ, वो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी लगभग 5.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। बस सिर्फ 5.5 डिग्री का फर्क। दिल्ली के 40 डिग्री के फर्क की तुलना में तो ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। ये दिखाता है कि समुद्र का माहौल कितना स्थिर है। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि समुद्री जीवन को जमीन के जानवरों की तरह तापमान के इतने बड़े उतार चढ़ाव से नहीं जूझना पड़ता होगा। उनकी पूरी बायोलॉजी ही शायद इसी स्थिरता के हिसाब से इवॉल्व हुई है। खैर, ये तो हुई जमीन और पानी की तुलना। अब अगर हम सिर्फ समुद्र की बात करें तो सबसे सीधी सोच तो यही कहती है कि जो हिस्से इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा के पास हैं वो ज्यादा गर्म होंगे, और जैसे जैसे हम पोल्स यानी ध्रुवों की तरफ जाएंगे पानी ठंडा होता जाएगा। ये एक बिल्कुल सही शुरुआती बिंदु है और आने पर यही दिखाते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में यानी इक्वेटर के आसपास समुद्र की सतह का औसत वार्षिक तापमान लगभग 70 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीब 21 डिग्री सेल्सियस होता है। 21 डिग्री, ये तो एक बहुत ही कंफर्टेबल टेम्परेचर है, जैसे स्विमिंग पूल का पानी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हम 45 डिग्री नॉर्थ या 45 डिग्री साउथ अक्षांश पर पहुंचते हैं, ये लगभग उत्तरी इटली या न्यूजीलैंड के बराबर है, ये औसत तापमान घटकर 55 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी लगभग 13 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 13 डिग्री, ये तो दिल्ली में दिसंबर के सुबह वाला ठंडा पानी हो गया, जिसमें हाथ डालने से पहले भी सोचना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये एक सामान्य नियम तो है कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर पानी ठंडा होता है, लेकिन अगर कहानी इतनी ही सीधी होती तो दुनिया का नक्शा आज बहुत अलग होता। अच्छा? असली कहानी तो अब शुरू होती है जब इस शांत समीकरण में एक नया खिलाड़ी आता है। और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि वो खिलाड़ी कौन है। अभी तक हम ये मानकर चल रहे थे कि समुद्र का पानी एक शांत तालाब है, पर ऐसा है नहीं है। समुद्र का पानी मोबाइल है, वो हमेशा बहता रहता है। महासागरों में विशाल नदियां बह रही हैं, जिन्हें हम समुद्री धाराएं या ओशन करंट्स कहते हैं, और मुझे लगता है असली खेल यहीं से बदलता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये करंट्स ही असली गेम चेंजर हैं। ये दुनिया के तापमान को रेगुलेट करने वाले विशालकाय कन्वेयर बेल्ट्स की तरह हैं। कन्वेयर बेल्ट्स? हाँ, इन्हें हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं। ओके। पहले ठंडी धाराओं का एक उदाहरण लेते हैं, लैब्राडोर करंट। ये धारा आर्कटिक का बर्फीला
जमा देने वाला ठंडा पानी उत्तर पूर्वी कनाडा के तट के पास नीचे की ओर लाती है। अच्छा। अब इसका असर देखिए। पूर्वी कनाडा के बंदरगाह जो 45 डिग्री N अक्षांश पर हैं, इस ठंडी धारा की वजह से साल में लगभग आधे समय तक बर्फ से जमे रहते हैं। आइस बाउंड हो जाते हैं। एक मिनट, आधे साल तक बर्फ 45 डिग्री नॉर्थ पे? ये तो मतलब इसका असर सिर्फ शिपिंग और बंदरगाहों पर पड़ता होगा या वहां की पूरी इकोसिस्टम पर? सब कुछ। वहाँ का मौसम ज्यादा ठंडा और धुंध भरा रहता है। वहाँ वैसी मछलियां पाई जाती हैं जो ठंडे पानी को पसंद करती हैं। ये एक अकेली धारा उस पूरे क्षेत्र के जीवन और अर्थव्यवस्था को डिफाइन करती है। ये तो कमाल है। अब इसका ठीक उल्टा और शायद इससे भी ज्यादा नाटकीय उदाहरण देखिए गर्म धाराओं का। हाँ, बताइए। इसका सबसे शानदार उदाहरण है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। जी। ये गर्म पानी की एक विशाल धारा है जो गल्फ ऑफ मेक्सिको से गर्म पानी लेकर अटलांटिक महासागर में उत्तर पूर्व की ओर बहती है, यूरोप की तरफ। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। ये यूरोप के लिए बहुत जरूरी है ना? जरूरी से कहीं ज्यादा। ये यूरोप के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब इसका जादू देखिए। नॉर्वे का तट, हाँ, जो 60 डिग्री से 70 डिग्री N जैसे बहुत ऊंचे अक्षांश पर हैं, यानी कनाडा के उन जमे हुए बंदरगाहों से भी बहुत ज्यादा उत्तर में, बहुत ज्यादा उत्तर में, सही बात है। वो इस गर्म धारा की वजह से साल भर बर्फ मुक्त रहता है। मतलब वहां के बंदरगाहों पर कभी बर्फ नहीं जमती। ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। मतलब नॉर्वे जो कनाडा से इतना ज्यादा नॉर्थ में है, आर्कटिक सर्कल के पास, वहां के बंदरगाह खुले रहते हैं सिर्फ एक गर्म पानी की धारा की वजह से। सिर्फ इसी वजह से। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई सियाचिन में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम लगा दे और वहां बर्फ ही न जमे। जाहिर है, स्रोत ये भी कहते हैं कि हवा और एयर मासेस भी तापमान को प्रभावित करते हैं। हाँ, वो भी करते हैं। ये एक जटिल डांस है हवा और पानी का। लेकिन धाराओं का प्रभाव सबसे नाटकीय होता है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के बिना लंदन, पेरिस और बर्लिन का मौसम मॉस्को जैसा ठंडा होता। वाह। ये धाराएं गर्मी को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और ठंडक को ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर ले जाकर पृथ्वी के तापमान को रहने लायक बनाती हैं। ये जो करंट्स का कन्वेयर बेल्ट है, ये तो खुले महासागरों में बढ़िया काम करता होगा जहां पानी को बहने की पूरी आजादी है। लेकिन उन जगहों का क्या जो थोड़ी अलग थलग या घिरी हुई हैं, जैसे रेड सी या मेडिटेरेनियन सी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इन्हीं घिरे हुए समुद्रों में हमें तापमान अपनी चरम सीमाओं पर मिलता है। अच्छा। सबसे गर्म पानी की बात करें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रेड सी, यानी लाल सागर। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिक्स में है और लगभग चारों तरफ से गर्म रेगिस्तानी जमीन से घिरा हुआ है। तो इसका पानी बाहर के ठंडे पानी से मिल नहीं पाता होगा ज्यादा? बिल्कुल, इसका पानी बड़े और ठंडे हिंद महासागर के पानी से ज्यादा मिक्स नहीं हो पाता। नतीजा, यहाँ पानी का तापमान 85 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट? सेल्सियस में कितना हुआ ये? लगभग 29 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक। 38 डिग्री सेल्सियस? ये तो शरीर के तापमान से भी ज्यादा है। मतलब उसमें तैरना तो जैसे हॉट टब में नहाने जैसा लगता होगा। हाँ बिल्कुल। वहां का मरीन लाइफ भी बिल्कुल अलग होता है, जो इतने ज्यादा तापमान में जिंदा रह सके। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सबसे ठंडा पानी ये हमें मिलता है ध्रुवीय क्षेत्रों यानी आर्कटिक और अंटार्कटिक में, जहां सब कुछ जमा हुआ है। हाँ, यहाँ की स्थिति लाल सागर से बिल्कुल विपरीत है। पानी इतना ठंडा होता है कि उसकी सतह पर कई फीट मोटी बर्फ की एक स्थायी परत जमी रहती है, जिसे पैक आइस कहते हैं। पैक आइस, ये एक तरह से समुद्र के ऊपर एक ठोस ढक्कन जैसा हो गया। बिल्कुल। और गर्मियों में जब ये पैक आइस टूटती है तब आइसबर्ग्स बनते होंगे जिनके बारे में हम सुनते हैं। हाँ, गर्मियों में जब थोड़ी गर्मी बढ़ती है तो इस पैक आइस के बड़े बड़े टुकड़े, जो कई बार एक छोटे शहर जितने बड़े होते हैं, टूटकर अलग हो जाते हैं। यही आइसबर्ग्स हैं। और इनका क्या असर होता है? जब ये आसपास के खुले पानी में तैरते हैं तो इनका दोहरा असर होता है। पहला, ये पिघलकर समुद्र के खारे पानी में ताज़ा मीठा पानी मिलाते हैं, जिससे पानी थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। अच्छा। और दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण, ये आसपास के पानी का तापमान बहुत तेजी से कम कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने के लिए उसमें बर्फ के टुकड़े डालते हैं। ये आइसबर्ग समुद्र के लिए विशालकाय बर्फ के क्यूब्स की तरह काम करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, तो इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अभी तक हम जो भी बात कर रहे हैं वो सब समुद्र की सतह की है, जहां हम तैरते हैं, जहां जहाज चलते हैं। हाँ, जहां सूरज की रोशनी पहुंचती है। बिल्कुल। लेकिन समुद्र की असली दुनिया तो नीचे है, गहराइयों में। वहां क्या होता है? क्या ये गर्मी नीचे तक पहुंचते?
ये समुद्र के तापमान की कहानी का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे अनजाना हिस्सा है। जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं, तापमान में बहुत नाटकीय बदलाव आता है। ओके। इसे हम 3 चरणों में समझ सकते हैं। पहला चरण है शुरुआती 200 फादम तक की गहराई। एक फायदा मतलब लगभग 6 फीट। हाँ, तो 200 फादम हुए करीब 1200 फीट या 365 मीटर। इस हिस्से को सनलिट जोन भी कहते हैं। यहाँ तापमान बहुत तेजी से गिरता है। कितनी तेजी से? स्रोत के अनुसार हर 10 फादम यानी 60 फीट नीचे जाने पर तापमान लगभग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है। 1 मिनट, मतलब शुरुआती 1200 फीट में ही तापमान इतनी तेजी से गिरता है। जो प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर्स होते होंगे वो तो इस टेम्परेचर शिफ्ट को बहुत ज्यादा महसूस करते होंगे। बिल्कुल, वे एक थर्मल लेयर से गुजरते हैं जिसे थर्मोक्लाइन कहते हैं। इस शुरुआती गिरावट के बाद आता है दूसरा चरण, जो 200 फैदम से 500 फैदम यानी लगभग 1200 फीट से 3000 फीट की गहराई तक है। इस जोन में तापमान के गिरने की रफ्तार काफी धीमी हो जाती है। और फिर आता है अंतिम चरण, 500 फैदम से भी ज्यादा गहराई में। यहाँ तापमान में गिरावट लगभग न के बराबर होती है। हर 100 फैदम यानी 600 फीट नीचे जाने पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम की गिरावट होती है। मतलब एक पॉइंट के बाद तापमान गिरना बंद हो जाता है। लगभग। समुद्र की असली गहराइयों में यानी 2000 फैदम 12000 फीट से भी नीचे पानी एक समान रूप से ठंडा होता है, बिल्कुल जमा देने वाले तापमान यानी फ्रीजिंग पॉइंट से बस थोड़ा ही ऊपर। मतलब समुद्र की गहराइयों में एक स्थायी बर्फीली ठंड है, चाहे सतह पर भूमध्य रेखा की गर्मी हो या ध्रुवों की बर्फ। हाँ, और यहाँ एक हैरान करने वाली चीज यह है कि समुद्र की सबसे गहरी खाइयों में भी, जैसे कि मैरियाना ट्रेंच, जो 10 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी है, हाँ, सतह से 6 मील से भी ज्यादा गहरी, वहां भी पानी कभी जमता नहीं है। क्यों? इतना ठंडा होने पर तो जम जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी गहराई में पानी पर दबाव, प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट बदल जाता है। वो रहता तरल ही है, बस बेहद ठंडा। मतलब इतना प्रेशर होता है कि पानी फ्रीज ही नहीं हो पाता। ये तो फिजिक्स का एक अलग ही लेवल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो समुद्र के बारे में सोचते हैं, गर्म ट्रॉपिकल समुद्र तट, नीला पानी, वो तो बस एक बहुत पतली सी ऊपरी परत है। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है, और इसे साबित करने के लिए हमारे पास एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। बताइए। 6 डिग्री सेल्सियस से 4.4 डिग्री सेल्सियस के बीच। ये आंकड़ा तो सब कुछ बदल देता है। मतलब हम जो बीच पर जाकर गर्म पानी में पैर डालते हैं या नेशनल ज्योग्राफिक में ट्रॉपिकल फिश देखते हैं, वो तो समुद्र की बस एक पतली सी धूप वाली बैल्कनी है। बिल्कुल। असली महासागर तो एक विशाल, ठंडा और अंधेरा संसार है। हमारी पूरी परसेप्शन ही सतह पर टिकी हुई है। बिल्कुल। हम जो समुद्र तटों पर गर्म पानी महसूस करते हैं या जिन गर्म धाराओं की हमने बात की, वो सब समुद्र के कुल वॉल्यूम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। विशाल महासागर अपनी समग्रता में असल में एक बहुत ही ठंडी, अंधेरी और स्थिर जगह है। ये तो पूरी धारणा ही बदल देता है। मतलब धरती का 70% हिस्सा ढकने वाला महासागर असल में एक विशाल कोल्ड स्टोरेज जैसा है। ये तो हुई पानी के तापमान की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ओशन करंट्स यानी समुद्री धाराओं की जो गतिविधियां हैं उन पर बात करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये करंट्स आखिर हैं क्या। हाँ, मतलब आसान भाषा में कहें तो ये महासागरों में बहने वाली नदियों की तरह है। पानी की बहुत बड़ी मात्रा जो एक रेगुलर पैटर्न पर, एक तय रास्ते पर चलती है। और हमारे सोर्स में एक बहुत बेसिक सी बात बताई गई है कि कौन सी धारा गर्म होगी और कौन सी ठंडी। हाँ, बिल्कुल। जो धाराएं भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटोरियल रीजन से ध्रुवों की तरफ, पोल्स की तरफ बहती हैं, वो गर्म होती हैं। जाहिर है इक्वेटर से गर्मी लेके जा रही हैं। कॉमन सेंस है। और इसका ठीक उल्टा भी उतना ही सच है। जो धाराएं पोलर रीजन से, ध्रुवों से ठंडक लेकर इक्वेटर की तरफ आती हैं, वो ठंडी होती हैं। पर असली सवाल, जो बड़ा सवाल है, वो ये है कि ये खास पैटर्न में ही क्यों बहती हैं। सही, इनका रास्ता तय कैसे होता है? बिल्कुल, इसके पीछे कई बहुत पावरफुल फोर्सेस काम कर रही हैं। तो चलिए एक एक करके इन वजहों को समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे मजबूत कारण, प्लैनेटरी विंड्स। हाँ, पृथ्वी पर चलने वाली स्थायी हवाएं। बिल्कुल, ये हवाएं पानी की सतह को अपने साथ धकेलती हैं, फ्रिक्शन से, और करंट्स को जन्म देती हैं। ये डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है। अच्छा, जैसे कि ट्रेड विंड्स जो इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के बीच चलती हैं। एग्जैक्टली। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, वो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को चलाती हैं। ओके। यही करंट आगे जाकर फ्लोरिडा करंट और फिर दुनिया की सबसे मशहूर गल्फ स्ट्रीम बन जाती है।
और ये अमेरिका के दक्षिणी और पूर्वी तटों को गर्म रखती है। तो फिर सदर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसा ही कुछ होता होगा? हाँ, वहाँ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, वो साउथ इक्वेटोरियल करंट को चलाती हैं। और वो आगे जाकर ब्राजील के पूर्वी तट को गर्म करती है और वहाँ इसे ब्राजीलियन करंट कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेड विंड्स के बाद आती हैं वेस्टर्लीज। हाँ, जो टेम्परेट लैटिट्यूड्स में चलती हैं। ये ट्रेड विंड्स जितनी रिलायबल नहीं होती, पर इनका असर जबरदस्त है। अच्छा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यही वेस्टर्लीज उस गर्म गल्फ स्ट्रीम को अटलांटिक महासागर के पार यूरोप की तरफ, हाँ, यूरोप के पश्चिमी तट तक ले जाती हैं, जहां ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहलाती है। और इसी की वजह से वेस्टर्न यूरोप का मौसम उतना ठंडा नहीं होता। बिल्कुल, जितना उस लैटिट्यूड पर होना चाहिए। लंदन और कैलेगरी शहर, सोचिए, लगभग एक ही लैटिट्यूड पर है। पर लंदन में हल्की बर्फबारी होती है और कैलेगरी में तो तापमान -30 तक चला जाता है। अरे बाप रे। ये फर्क सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से है। वाओ। और सदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज? वहां ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट को इक्वेटर की तरफ ढकेलती हैं। यही ड्रिफ्ट आगे जाकर साउथ अमेरिका के पास पेरुवियन करंट, हाँ, और दक्षिणी अफ्रीका के पास बेंगुला करंट बन जाती है। लेकिन इन हवाओं के असर का सबसे साफ सबूत तो नॉर्थ इंडियन ओशन में दिखता है ना? ओह एब्सोल्युटली, वो एक यूनिक केस है, एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल। क्यों, ऐसा क्या है वहाँ? वहाँ करंट्स की दिशा मौसम के साथ पूरी तरह बदल जाती है। मतलब मॉनसून हवाओं के साथ? एग्जैक्टली। सर्दियों में जब हवाएं नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, तो करंट्स भी उसी दिशा में बहती हैं। ओके। और गर्मियों में जब हवाएं साउथ वेस्ट से आती हैं, तो करंट्स अपना रास्ता बदलकर उल्टी दिशा में बहने लगती हैं। एक मिनट, मतलब पूरा 180 डिग्री का यू टर्न? बिल्कुल, ये हवाओं और धाराओं के सीधे कनेक्शन का दुनिया में सबसे मजबूत सबूत है। ठीक है, हवाओं का असर तो समझ आ गया, ये सतह पर धक्का दे रही हैं। पर दूसरा फैक्टर तापमान है, राइट? टेम्परेचर। बिल्कुल सही नस पकड़ी आपने। ये बेसिक फिजिक्स है। इक्वेटर पर समुद्र का पानी गर्म होता है और ध्रुवों पर ठंडा। हाँ, अब गर्म पानी हल्का होता है, लेस डेंस, और ठंडा पानी भारी होता है, मोर डेंस। तो गर्म पानी सतह पर ऊपर उठता है और धीरे धीरे ध्रुवों की ओर बहता है। और उसकी जगह भरने के लिए ध्रुवों का ठंडा और भारी पानी डूबकर, सिंक होकर समुद्र की तलहटी, बॉटम ऑफ द सी, के साथ साथ वापस इक्वेटर की ओर आता है। ये तो एक तरह का ग्लोबल वाटर सर्कुलेशन सिस्टम बन गया। एग्जैक्टली द टर्म। ये एक विशाल समुद्री कन्वेयर बेल्ट है जो गर्मी को प्लैनेट के चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो तीसरा फैक्टर है लवणता, सैलिनिटी, यानी पानी का खारापन। हाँ, ये भी डेंसिटी से जुड़ा है। जिस पानी में नमक ज्यादा होता है वो ज्यादा टेंस होता है। बिल्कुल, तो इसका मतलब कम खारे पानी की धारा ज्यादा खारे पानी के ऊपर बहेगी। अच्छा, इसका कोई अच्छा सा उदाहरण है? सबसे शानदार उदाहरण है मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन के बीच का पानी का लेन देन। ओके। अटलांटिक का पानी कम खारा है, इसलिए वो सतह पर बहकर मेडिटेरेनियन में दाखिल होता है। और उसकी भरपाई करने के लिए? उसकी भरपाई के लिए मेडिटेरेनियन का जो ज्यादा खारा और भारी पानी है, वो नीचे से तलहटे के रास्ते अटलांटिक ओशन में बाहर निकलता है। कमाल है। तो ये तो एक टू वे हाईवे हो गया, एक ऊपर और एक नीचे। बिल्कुल, प्रकृति का एक अद्भुत बैलेंसिंग एक्ट है। चौथा फैक्टर, पृथ्वी का घूमना, अर्थ्स रोटेशन। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। पृथ्वी की रोटेशन हर चलती हुई चीज को, जिसमें ओशन करंट्स भी शामिल हैं, एक तरफ मोड़ देती है। इसी को कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं ना? जी हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये धाराओं को दाईं राइट साइड तरफ मोड़ती है। अच्छा, तो इससे एक क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमने वाला पैटर्न बनता होगा? बिल्कुल, जैसे गल्फ स्ट्रीम और कनारीज करंट का पूरा सर्कुलेशन, एक पूरा लूप। और सदर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा होता होगा? हाँ, वहां धाराएं बाईं लेफ्ट साइड तरफ मुड़ती हैं, जिससे एक एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूमने वाला पैटर्न बनता है। एग्जैक्टली। और आखिरी फैक्टर तो बहुत सीधा साधा है, जमीन, लैंड। हाँ, ये तो ऑब्वियस है। जब धारा के रास्ते में कोई महाद्वीप आ जाएगा तो उसे मोड़ना ही पड़ेगा। वो एक डाइवर्टर का काम करता है। बिल्कुल, जैसे ब्राजील का कोना है, केप साउ रॉक, वो पश्चिम की ओर बह रही इक्वेटोरियल करंट को दो हिस्सों में बांट देता है। कौन कौन से दो हिस्से? एक हिस्सा कायेन करंट बनकर उत्तर पश्चिम की ओर बहने लगता है, और दूसरा हिस्सा ब्राजीलियन करंट बनकर दक्षिण पश्चिम की ओर बह जाता है। इसी तरह दक्षिणी चिली का तट वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के एक हिस्से को उत्तर की ओर मोड़ देता है, जो आगे चलकर पेरुवियन करंट बन जाती है। आपने सारे डॉट्स कनेक्ट कर लिए। बिल्कुल सही। तो ये थे वो मुख्य कारण, हवाएं,
तापमान, खारापन, पृथ्वी का घूमना और जमीन की बनावट। हाँ, ये सब मिलकर इन विशाल समुद्री धाराओं को चलाते हैं और दुनिया भर के मौसम पर असर डालते हैं। ये सोचना ही हैरत में डालता है कि सब कुछ कितना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। चलिए ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम अटलांटिक महासागर के सर्कुलेशन पर चर्चा करेंगे। सुनने में ये बड़ा टेक्निकल लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। समुद्र की धाराएं, करंट्स, मुझे तो सीधी स्कूल की ज्योग्राफी क्लास याद आ जाती है। हाँ, सही बात है। पर मैंने जो सोर्सेज देखे उनमें से एक बड़े शहर के ट्रैफिक सिस्टम की तरह समझाया गया। बिल्कुल सही एनालॉजी है। कुछ मेन हाईवेज हैं, कुछ फ्लाईओवर्स और कुछ यू टर्न्स भी। तो चलिए इसको अनपैक करते हैं। बिल्कुल। और इस ट्रैफिक सिस्टम को समझने के लिए हम इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से शुरू करेंगे। ओके। देखेंगे कि कैसे पानी की ये विशाल नदियां नॉर्थ और साउथ अटलांटिक में बंटती हैं और घूमती हैं। एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टम है, जैसा आपने कहा। तो कहानी शुरू होती है इक्वेटर से। यहाँ ट्रेड विंड्स दो मेन करंट्स को धक्का देती हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल करंट। हाँ। और ये दोनों ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं। और ये ट्रेड विंड्स बहुत स्टेडी होती हैं, मतलब लगातार एक ही दिशा में चलती हैं। अच्छा। इसी वजह से ये करंट्स भी एक कांस्टेंट फ्लो बनाए रखते हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट तब आता है जब जमीन बीच में आ जाती है। हाँ, सोर्स में यही लिखा है कि जब साउथ इक्वेटोरियल करंट ब्राजील के उत्तर पूर्वी कोने से, जिसे शोल्डर कहा गया है, टकराती है तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। बिल्कुल जैसे दिल्ली मेट्रो में राजीव चौक स्टेशन पर भीड़ दो अलग अलग लाइनों के लिए बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही उदाहरण है। एक हिस्सा कायांत करंट उत्तर की तरफ चला जाता है और दूसरा हिस्सा ब्राजीलियन करंट वो दक्षिण की तरफ। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे लैंड मासेस, मतलब जमीन के बड़े टुकड़े, ओशन करंट्स के रास्ते को तय करते हैं। तो चलिए पहले नॉर्थ वाली ब्रांच कायांत करंट का पीछा करते हैं। ठीक है। ये आगे जाकर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से मिलकर और भी पावरफुल हो जाती है और कैरिबियन सी में घुस जाती है। यहाँ से इसका एक तरह का कह सकते हैं मेकओवर शुरू होता है। सही कहा। इसका एक हिस्सा गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाता है और फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच से फ्लोरिडा करंट बनकर बाहर निकलता है। अच्छा। और बाकी का पानी एंटीलीज द्वीपों के पूर्व से बहता हुआ सीधे साउथ ईस्टर्न यूएसए के पास गल्फ स्ट्रीम से जा मिलता है। ये सारा का सारा गर्म इक्वेटोरियल पानी है। और गल्फ स्ट्रीम, ये तो समंदर की राजधानी एक्सप्रेस है। हाँ, बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक ये 35 से 100 मील चौड़ी, 2000 फीट गहरी और इसकी रफ्तार 3 मील प्रति घंटा है। हाँ, और ये अमेरिका के तट के साथ साथ केप हैटरेस तक जाती है। और केप हैटरेस पर एक बड़ा मोड़ आता है। जी, दो ताकतों की वजह से। एक तो है वेस्टर्लीज हवाएं और दूसरा है पृथ्वी का घूमना, उसका रोटेशन। हाँ, यहीं पर ये करंट अचानक पूर्व की ओर यूरोप की तरफ मुड़ जाती है। बिल्कुल। Here's where it gets really interesting. यही करंट नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से यूरोप पहुंचती है। मतलब मेक्सिको की खाड़ी का गर्म पानी हजारों मील का सफर तय करके यूरोप के ठंडे तटों तक पहुंचता है। एग्जैक्टली। और ब्रिटेन का मौसम जो इतना माइल्ड रहता है, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट इसी करंट को जाता है। तो यूरोप पहुंचकर क्या होता है? यूरोप पहुंचकर ये एक पंखे की तरह, आप कह सकती हैं, 3 दिशाओं में फैल जाती है। पूर्व में ब्रिटेन की तरफ, उत्तर में आर्कटिक की ओर और दक्षिण में आइबेरियन प्रायद्वीप, मतलब स्पेन पुर्तगाल के तट के साथ। अच्छा। और जो ब्रांच दक्षिण की ओर जाती है वो ठंडी होकर कैनेरीज करंट बन जाती है। सही। और फिर ये कैनेरीज करंट वापस बहते हुए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से मिल जाती है और इस तरह नॉर्थ अटलांटिक का ये पूरा क्लॉकवाइज चक्कर पूरा होता है। बिल्कुल सही। और इस पूरे चक्कर के बीच में एक शांत इलाका बन जाता है जिसे सार्गेसो सी कहते हैं। हाँ, ये भी था सोर्स में। क्योंकि चारों तरफ करंट्स घूम रही हैं तो बीच का पानी काफी हद तक स्थिर रहता है। ओके। इसलिए यहाँ बहुत सारी तैरने वाली समुद्री घास, मतलब सीवीड, जमा हो जाती है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है, आर्कटिक से आने वाला ठंडा पानी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। उत्तर से भी 2 ठंडी धाराएं आती हैं। कौन कौन सी? एक है अर्मिंगर करंट, जो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच से बहती है, और दूसरी ज्यादा फेमस है द कोल्ड लैब्राडोर करंट। लैब्राडोर करंट, ये तो अपने साथ बड़े बड़े आइसबर्ग्स भी लाती है। बिल्कुल। सोर्स में बताया गया है कि ये न्यूफाउंडलैंड के पास गर्म गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। मुझे तो टाइटैनिक मूवी याद आ गई। हाँ, सही कनेक्शन है। और जब ये बेहद ठंडा और गर्म पानी मिलता है तो वहाँ बहुत घना कोहरा, मतलब फॉग बनता है, जो जहाज़ों के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। चलिए अब साउथ की तरफ चलते हैं। साउथ अटलांटिक का पैटर्न भी नॉर्थ जैसा ही है, बस सब कुछ उल्टा है।
मतलब एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। आपको याद है ब्राजील में करंट 2 हिस्सों में बटी थी? जी। उसकी सदर्न ब्रांच है वार्म ब्राजीलियन करंट। सॉस में एक बहुत खूबसूरत डिटेल दी है कि इस करंट का गहरा नीला पानी अमेज़न नदी से आने वाले पीले कीचड़ वाले पानी से मीलों दूर तक साफ साफ अलग दिखाई देता है। अरे वाह। तो ये ब्राजीलियन करंट दक्षिण की ओर जाती है और लगभग 40 डिग्री एस लैटिट्यूड पर वेस्टर्लीज हवाओं और पृथ्वी के रोटेशन के असर से पूर्व की तरफ मुड़ जाती है। हाँ, पूरब की तरफ। वहां ये ठंडे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के साथ मिल जाती है और साउथ अटलांटिक करंट बन जाती है। और फिर ये करंट जब अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराती है तो उत्तर की ओर मुड़ जाती है। बिल्कुल। और इसका नाम हो जाता है कोल्ड बेंगुएला करंट। करेक्ट। ये नॉर्थ अटलांटिक की कैनेरीज करंट का काउंटर पार्ट है। ये ध्रुवीय क्षेत्रों का मतलब पोलर रीजन्स का ठंडा पानी ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स तक ले आती है। और फिर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के प्रभाव में बेंगुला करंट उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए वापस साउथ इक्वेटोरियल करंट में मिल जाती है। और इस तरह साउथ अटलांटिक का एंटी क्लॉकवाइज सर्किट भी पूरा हो जाता है। एग्जैक्टली। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने नॉर्थ में एक क्लॉकवाइज सिस्टम देखा, साउथ में एक एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम, लेकिन इन दोनों के बीच में भी कुछ है। हाँ, ये बहुत फैसिनेटिंग है। नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट्स के बीच एक पतली सी धारा है जो उल्टी दिशा में यानी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। अच्छा। इसे इक्वेटोरियल काउंटर करंट कहते हैं। ये तो हाईवे पर रिटर्न लेन जैसा हो गया। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। बैलेंसिंग एक्ट कैसे? चूंकि ट्रेड विंड्स लगातार पानी को पश्चिम की ओर धकेलती हैं, ये काउंटर करंट उस जमा हुए पानी को वापस पूर्व की ओर भेजकर सिस्टम को बैलेंस करती है। अच्छा, तो ये प्रकृति का एक सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म है। बिल्कुल। वाह। तो अटलांटिक महासागर सिर्फ पानी का एक विशाल भंडार नहीं है, बल्कि एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड और इंटरकनेक्टेड मशीन है। गर्म पानी का सर्कुलेशन, ठंडा पानी, हवाएं, धरती का घूमना, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। और ये सिर्फ पानी का बहना नहीं है, ये करंट्स पूरी दुनिया में गर्मी मतलब हीट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, मौसम के पैटर्न्स को तय करती हैं और समुद्री जीवन के लिए हाईवे का काम करती हैं। एग्जैक्टली। ये पूरे प्लैनेट का क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन के सर्कुलेशन पर चर्चा करेंगे। हमने अटलांटिक पर बात की थी। हाँ। और प्रशांत का पैटर्न काफी हद तक वैसा ही है। हाँ, समानताएं हैं। लेकिन इसका साइज इतना बड़ा है और ये ज्यादा खुला हुआ है, जिस वजह से कुछ बहुत ही दिलचस्प ऑलमोस्ट ड्रामेटिक अंतर देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। और इस डिस्कशन में उतरने से पहले एक बात दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। बताइए। ये जो महासागरीय धाराएं हैं, ओशन करंट्स, ये असल में पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम का एक विशाल कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट। हाँ, इनका काम है गर्मी को भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से ध्रुवों की ओर ले जाना और ठंडे पानी को वापस लाना। ये हमारे प्लैनेट का हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम है बेसिकली। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हमारे शरीर में नसें खून को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाकर तापमान को रेगुलेट करती हैं। बहुत अच्छा एनालॉजी है। वैसे ही ये धाराएं पृथ्वी के तापमान को रहने लायक बनाए रखती हैं। तो चलिए इस कन्वेयर बेल्ट के सबसे बड़े हिस्से यानी नॉर्थ पैसिफिक के सर्कुलेशन से शुरू करते हैं। जरूर। कहानी शुरू होती है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से। हाँ, ये ट्रेड विंड्स की वजह से लगातार पश्चिम की ओर बहती है। आप इसे एक ऐसा सुपर हाईवे समझ सकते हैं जिस पर ट्रैफिक हमेशा एक ही दिशा में चलता है, मतलब वेस्ट की तरफ नॉन स्टॉप। और क्योंकि प्रशांत महासागर इतना विशाल है, अटलांटिक के मुकाबले कहीं ज्यादा चौड़ा, तो इस हाईवे पर पानी का वॉल्यूम भी जबरदस्त है। तो ये अटलांटिक की धारा से कहीं ज्यादा विशाल और शक्तिशाली हुई। बिल्कुल। और जैसे किसी बड़े हाईवे पर ट्रैफिक को बैलेंस करने के लिए एक समानांतर सर्विस लेन होती है, वैसे ही इसके साथ एक इक्वेटोरियल काउंटर करंट भी है जो विपरीत दिशा में यानी पूर्व की ओर बहती है। एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है ये। तो ये पश्चिम की ओर बहती हुई विशाल धारा जब आगे बढ़ती है तो जाहिर है जमीन से टकराएगी। एग्जैक्टली। ये धारा फिलीपींस और ताइवान, जिसे पहले फॉर्मोसा कहते थे, के तटों से टकराती है। और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हाँ, ये उत्तर की ओर मुड़कर ईस्ट चाइना सी में प्रवेश करती है और यहाँ इसका नाम और कैरेक्टर दोनों बदल जाता है। ये बन जाती है कुरोशियो करंट। कुरोशियो, जिसे जापान करंट भी कहते हैं। कुरोशियो का मतलब जापानीज में ब्लैक टाइड होता है, राइट? जी शायद, इसके गहरे नीले रंग के पानी की वजह से। ये एक तरह से महासागर की गर्म नदी है।
या कह सकते हैं कि एक गर्म पानी का कंबल है जो जापान के पूर्वी तट के साथ साथ बहता है, उसे गर्म रखता है। और इसका प्रभाव सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है। ये गर्म धारा आगे चलकर नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट के रूप में ध्रुवों की ओर बढ़ती है। और यहाँ एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट आता है। वो क्या? ये गर्म पानी सर्दियों में अलास्का के बंदरगाहों को जमने से रोकती है। एक मिनट रुकिए, मतलब एक करंट जो इक्वेटर के पास फिलीपीन से शुरू हुई, हाँ, वो हजारों किलोमीटर्स का सफर तय करके अलास्का के पोर्ट्स को सर्दियों में जमने से रोक रही है। बिल्कुल। दैट्स अ स्टैगरिंग एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस। मतलब अलास्का की पूरी शिपिंग इंडस्ट्री इस गर्म पानी की नदी पर निर्भर करती है। प्रिसाइसली, ये दिखाता है कि प्लैनेट कितना जुड़ा हुआ है। लेकिन कहानी में हमेशा एक हीरो होता है तो एक विलन भी होता है। अच्छा। यहाँ ठंडी धाराएं वो किरदार निभाती हैं। उत्तर से संकरे बेरिंग स्ट्रीट से आती है ठंडी बेरिंग करंट, और उसके साथ जुड़ती है साइबेरिया के पास से ओखात्सु करंट। तो ये गर्म कंबल वाली कुरोशियो करंट का सामना इन बर्फीली धाराओं से होता है। ये तो एक तरह का नेचुरल ड्रामा हो गया। बिल्कुल। एक तरफ गर्म पानी का विशाल बहाव, दूसरी तरफ आर्कटिक का ठंडा पानी। फिर क्या होता है? ये ठंडी धाराएं मिलकर बन जाती हैं ओयाशियो करंट, जिसका मतलब है पेरेंट स्ट्रीम। ओयाशियो? ये ठंडी और पोषक तत्वों यानी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर धारा जापान के होकाइडो द्वीप के पास गर्म कुरोशियो करंट से मिलती है। और मैंने पढ़ा है कि जहां भी एक गर्म और एक ठंडी धारा मिलती है, वो जगह मरीन लाइफ के लिए एक फीस्ट की तरह होती है। सही शब्द है। पर ऐसा क्यों होता है? मतलब गर्म और ठंडे पानी के मिलने से ऐसा क्या खास होता है? देखिए, जो ठंडा पानी होता है वो भारी होता है और अपने साथ गहराई से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऊपर लाता है। अच्छा। जब ये गर्म पानी से मिलता है तो ये न्यूट्रिएंट्स सतह पर फैल जाते हैं। ये पोषक तत्व प्लैंकटन के लिए भोजन बनते हैं। प्लैंकटन को छोटी मछलियां खाती हैं और उन्हें बड़ी मछलियां, एक पूरी फूड चेन बन जाती है। बिल्कुल। इसीलिए जापान के पास का ये इलाका दुनिया के सबसे बड़े फिशिंग ग्राउंड्स में से एक है। समझ गए। तो ये टकराव मछुआरों के लिए वरदान है। अब इस ठंडे पानी का क्या होता है? ये भारी होने के कारण गर्म नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट के नीचे डूब जाता होगा। हाँ, उसका ज्यादातर हिस्सा नीचे डूब जाता है, लेकिन इसका एक हिस्सा पूर्व की ओर बहने लगता है और नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ साथ दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। और ये बन जाती है ठंडी कैलिफोर्निया करंट। और इसका असर तो कैलिफोर्निया में साफ दिखता है। सैन फ्रांसिस्को का जो मशहूर कोहरा है, हाँ, जो गर्मियों में भी शहर को ठंडा रखता है, वो ऐसी ठंडी धारा की देन है ना? बिल्कुल। ये धारा हवा को इतना ठंडा कर देती है कि उसकी नमी कंडेंस होकर कोहरा बन जाती है। और फिर ये धारा वापस घूमकर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से मिल जाती है और इस तरह उत्तरी प्रशांत महासागर का पूरा क्लॉकवाइज सर्कुलेशन पूरा हो जाता है। एक खूबसूरत सेल्फ कंटेन सिस्टम। बिल्कुल, एक पूरा चक्र जिसमें गर्म और ठंडी धाराओं का एक खूबसूरत डांस चल रहा है, जो मौसम से लेकर अर्थव्यवस्था तक सब कुछ प्रभावित कर रहा है। सही कहा। तो ये तो हुई नॉर्थ की कहानी। अब अगर हम इक्वेटर क्रॉस करके दक्षिणी गोलार्ध में जाएं, तो क्या वहां भी ऐसा ही एक सिस्टम है? काफी हद तक। मतलब सब कुछ बस मिरर इमेज की तरह उल्टा हो जाता है। काफी हद तक, हाँ। साउथ पैसिफिक का सर्कुलेशन काफी हद तक साउथ अटलांटिक जैसा ही है, बस एक मिरर इमेज की तरह, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा। यहाँ भी कहानी साउथ इक्वेटोरियल करंट से शुरू होती है, जैसे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स पश्चिम की ओर धकेलती हैं। जब ये धारा ऑस्ट्रेलिया के पास पहुंचती है तो ये क्वींसलैंड के तट के साथ दक्षिण की ओर बहने लगती है और बन जाती है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट या ईएसी। ईएसी। और जैसी मैं ईएसी कहती हूँ, मुझे फाइंडिंग नीमो फिल्म याद आ जाती है। हाँ, वो कछुए क्रश और स्क्वाट वाला सीन। हाँ, जो इसी धारा पर सर्फिंग करते हुए जाते हैं। राइचस। वो सीन साइंटिफिकली काफी एक्यूरेट है। ईएसी वाकई एक तेज गर्म धारा है जो भूमध्य रेखा के गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया के ठंडे टेम्परेट क्षेत्रों तक लाती है। इससे वहां का मरीन लाइफ और मौसम दोनों प्रभावित होता होगा। बिल्कुल। इसके बाद ये धारा न्यूजीलैंड की ओर पूर्व की ओर मुड़ जाती है और वेस्टर्लीज हवाओं के प्रभाव में टैस्मन सी से गुजरती है। और आगे जाकर ये ठंडी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के हिस्से के साथ मिलकर साउथ पैसिफिक करंट बन जाती है। और अब आता है कहानी का सबसे ड्रामेटिक हिस्सा, जब ये साउथ पैसिफिक करंट दक्षिण अमेरिका के तट से टकराती है। हाँ, दक्षिणी चिली के सिरे से बाधित होकर ये धारा अचानक उत्तर की ओर मुड़ जाती है और यहाँ ये बन जाती है मशहूर ठंडी हम्बोल्ट
या पेरूवियन करंट। और ड्रामेटिक शब्द इसके प्रभाव को बताने के लिए बिल्कुल सही है। ये धारा इतनी ज्यादा ठंडी होती है कितनी? कि इसके ऊपर से गुजरने वाली किसी भी हवा को ये एकदम ठंडा कर देती है, इससे हवा की सारी नमी खत्म हो जाती है, कंडेंसेशन पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाती। जिसका नतीजा ये होता है कि चिली और पेरू के तटीय इलाके व्यावहारिक रूप से रेनलेस हो जाते हैं। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान अटाकामा वो एक समुद्री धारा की वजह से बना है। दैट्स माइंड ब्लोइंग। जी हाँ, एक सवाल मन में आ रहा है, पूछिए। अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये हम्बोल्ट करंट कभी कमजोर पड़ जाए या गर्म हो जाए तो क्या अटाकामा में बारिश शुरू हो सकती है? ये एक बहुत ही दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स सवाल है जिस पर क्लाइमेट साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। एल नीनो के दौरान जब ये धारा अस्थायी रूप से कमजोर पड़ती है तो वहां असामान्य बारिश और बाढ़ देखी जाती है। अच्छा। तो हाँ, लॉन्ग टर्म चेंजेस के नतीजे बहुत गहरे हो सकते हैं। लेकिन इस ठंडे पानी का एक और बहुत बड़ा प्रभाव है, और वो है गुआनो की कहानी। बिल्कुल। गुआनो, हाँ, ये बहुत ही रोचक किस्सा है। ये ठंडा पानी, जैसा हमने जापान के केस में देखा, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है। सही, ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज्यादा होती है और ये अपने साथ पोषक तत्व भी ऊपर लाता है। इस प्लैंकटन की वजह से यहाँ मछलियों के विशाल झुंड, खासकर एंचोवीज, आकर्षित होते हैं। इतनी मछलियां होती हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल स्पीशीज फिशिंग ग्राउंड माना जाता है। सही कहा। और जहाँ इतनी सारी मछलियां होंगी वहां उन्हें खाने वाले भी आएंगे। लाखों की तादाद में समुद्री पक्षी जैसे कॉमोरेंस और बूबीज। तो ये सारे पक्षी इन मछलियों की दावत उड़ाने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं और वहाँ के द्वीपों और चट्टानों पर रहते हैं। और यहीं से गुआनो की कहानी शुरू होती है। उनकी बीट से। राइट। हाँ, ये लाखों पक्षी जो तट के पास की चट्टानों और द्वीपों पर रहते हैं, उनकी बीट सदियों से वहाँ जमा हो रही है। बारिश तो होती नहीं, इसलिए ये बीट धुलती भी नहीं। तो मतलब हम सचमुच पक्षियों की बीट की परतों की बात कर रहे हैं जो सदियों से जम रही हैं। और ये परतें हैं 50-100 फीट तक मोटी हो जाती हैं, जो पूरे के पूरे द्वीपों को सफेद कर देती हैं। इसी जमी हुई बीट को गुआनो कहते हैं। और ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक बहुत ही मूल्यवान प्राकृतिक उर्वरक है। नेचुरल फर्टिलाइजर, क्योंकि इसमें नाइट्रेट और फॉस्फेट बहुत ज्यादा होता है। 19वीं सदी में तो इसकी वजह से लड़ाइयां तक हुई थीं। सोचिए, पक्षियों का वेस्ट एक देश के लिए खजाना बन गया। ये प्रकृति का एक अद्भुत चक्र है। प्लैंकटन से मछली, मछली से पक्षी और पक्षी से गुआनो, जो फिर एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन बन जाता है। क्या बात है। और अंत में ये पेरूवियन करंट वापस पश्चिम की ओर मुड़कर साउथ इक्वेटोरियल करंट से मिल जाती है। और इस तरह दक्षिण प्रशांत का पूरा एंटी क्लॉकवाइज चक्र पूरा हो जाता है। प्रशांत महासागर की कहानी तो वाकई में ग्लोबल स्केल पे इंटरकनेक्शंस की कहानी है। सही कहा। अब प्रशांत महासागर की इस विशाल और प्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी से हटकर एक ऐसे महासागर की ओर चलते हैं जिसका मूड मौसम के साथ बदलता है। आप हिंद महासागर, इंडियन ओशन की बात कर रही हैं। बिल्कुल। ये बाकी महासागरों से थोड़ा अलग है। इसका दक्षिणी हिस्सा तो प्रेडिक्टेबल है, लेकिन उत्तरी हिस्सा बिल्कुल अनोखा है। हाँ, पहले दक्षिणी हिंद महासागर के सर्किट को जल्दी से समझ लेते हैं। ये भी एक स्टैंडर्ड एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम है। अच्छा। साउथ इक्वेटोरियल करंट मेडागास्कर के पास 2 हिस्सों में बढ़ती है। एक हिस्सा अगुलस करंट और दूसरा मोजाम्बिक करंट बन के दक्षिण की ओर बहता है। फिर ये पूर्व की ओर बहने वाली ठंडी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से मिलती है और अंत में वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बनकर भूमध्य रेखा की ओर वापस मुड़ जाती है, जो एक ठंडी धारा है। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड पैटर्न हो गया। लेकिन असली मजा तो उत्तरी हिंद महासागर में है। हाँ, जो पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है। यहाँ का सबसे अनोखापन है धाराओं का मौसमी उल्टाव, अ कंप्लीट सीजनल रिवर्सल। ये इस बात का सबसे स्पष्ट उदाहरण है कि हवाएं समुद्री धाराओं पर कितना जबरदस्त प्रभाव डाल सकती हैं। यहाँ सब कुछ मॉनसून हवाओं पर निर्भर करता है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। गर्मी में क्या होता है? गर्मी के मौसम में, यानी जून से अक्टूबर तक, जब भारत का मैदानी इलाका और तिब्बत का पठार बहुत गर्म हो जाता है, तो वहां लो प्रेशर बनता है। ठीक है। हवाएं हाई प्रेशर वाले समुद्र से लो प्रेशर वाली जमीन की ओर चलती हैं। इन्हें साउथ वेस्ट मॉनसून हवाएं कहते हैं। और इन हवाओं के जोर से समुद्र की धाराएं भी दक्षिण पश्चिम दिशा से बहती हैं। बिल्कुल। इस धारा को साउथ वेस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट कहा जाता है। मतलब हवा के दिशा में ही पानी भी बहने लगता है और इसी से भारत में बारिश भी होती है। लेकिन फिर सर्दियों में यानी दिसंबर से पूरी व्यवस्था उलट जाती है। जमीन ठंडी हो जाती है
और समुद्र अपेक्षाकृत गर्म रहता है। तो अब हाई प्रेशर जमीन पर है। हाँ, और अब हवाएं हाई प्रेशर वाली जमीन से लो प्रेशर वाले समुद्र की ओर चलती हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून हवाएं होती हैं। और इन हवाओं के प्रभाव में समुद्र की धाराएं भी अपनी दिशा पूरी तरह से बदल लेती हैं। और अब उत्तर पूर्व से बहने लगती हैं। इसे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट कहते हैं। ये तो अद्भुत है। पूरा का पूरा महासागरीय प्रवाह साल में 2 बार अपनी दिशा 180 डिग्री बदल लेता है। जी हाँ। ये तो ऐसा है जैसे दिल्ली या मुंबई जैसे किसी बड़े शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को हर 6 महीने में पूरी तरह से रिवर्स कर दिया जाए। अच्छा उदाहरण है। ये तो एंशिएंट वर्ल्ड के लिए रेवोल्यूशनरी रहा होगा। मतलब अरब के व्यापारी अपनी नावों में बैठकर साउथ वेस्ट मॉनसून के सहारे भारत आ सकते थे, कुछ महीने व्यापार करते थे और फिर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के सहारे वापस घर जा सकते थे। द ओशन इटसेल्फ वाज अ टाइम टेबल फॉर ट्रेड। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सदियों तक हिंद महासागर का व्यापार इसी मौसमी हवा और धाराओं के ज्ञान पर आधारित था। ये दिखाता है कि जमीन, समुद्र और वायुमंडल कितने गहरे रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे इंसानों ने इस नॉलेज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उत्तरी हिंद महासागर का ये यूनिक रिवर्सल सिस्टम इसी जटिल इंटरैक्शन का एक जीता जागता उदाहरण है। तो प्रशांत महासागर की विशालता और हिंद महासागर के बदलते मिजाज के साथ हमने देखा कि हर महासागर की अपनी एक अलग कहानी और पर्सनालिटी है। और ये पर्सनालिटी पृथ्वी की जलवायु और ह्यूमन हिस्ट्री दोनों को आकार देती है। और ये सभी कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं, एक ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट के हिस्से के रूप में, जो हमारे ग्रह को रहने लायक बनाती है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जी.सी. लियोंग के चैप्टर 12 दी ओशंस पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।